कि उनका माइंडसेट क्या होता है, किस प्रकार से वेल्थ अपनी ग्रो करानी होती है। कई लोगों को मैंने देखा है जो कमाते हैं पहले खर्च करते हैं। कि जो हम कमा रहे हैं उसको यूटिलाइज भी करो, इन्वेस्ट भी करो, लाइफ बैलेंस्ड होनी चाहिए। आमतौर पे लोग यही समझते हैं कि मैं कितना रिटर्न्स कमाऊंगा और कितना ज़्यादा पैसा डालूंगा तो मेरा वेल्थ क्रिएट होगा। क्योंकि टैक्स सिस्टम अगर आप देखो ना सर, तो हेवी जा रहा है अपना टैक्स। आइडियली अगर आपको सक्सेसफुल वेल्थ क्रिएट करना है तो पहले आपको कमाना होगा। इक्विटी में भी टैक्सेशन और बढ़ता जाएगा। म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट भी होता है, ही नहीं होता है, जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका एक भी पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होता है। कोई मिड एज में है, लाइक 40s 50s में, तो उसका इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से होना चाहिए। नमस्ते। आज ये जो पॉडकास्ट होने वाला है वो हिंदी में होने वाला है, बिकॉज हमारे साथ है नवेंदु जी, नवेंदु शेखर, जो हमारे साथ आगे बने रहेंगे रिगार्डिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। सो थैंक्स फॉर कमिंग सर। एक्चुअली मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पहले तो आप थोड़ा अपना इंट्रो दें, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है, वन बाय वन हम उसके ऊपर चलते हैं। सो प्लीज़ ओवर टू नवेंदु जी। धन्यवाद संकेत भाई, ये मौका दिया आपने। मेरा नाम नवेंदु शेखर है और मैं टाटा एसेट मैनेजमेंट में एज अ हेड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट काम करता हूँ। एम्प्लॉय ट्रेनिंग, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी ट्रेनिंग, और कई सारे क्लाइंट इंटरेक्शन भी मैं करता हूँ। तो लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस वगैरह बताने का काम है मेरा। और आई ट्रैवल अक्रॉस इंडिया और कई सारे अवेयरनेस पे ही काम करता हूँ। इसके अलावा कई सारे हमारे जो पार्टनर्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, तो उनको थोड़ा ट्रेन करना कि कैसे फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाएं। और इन्हीं सब रिटायरमेंट प्लानिंग एंड गोल प्लानिंग, इनके बारे में हमारे सेशंस होते हैं। तो मैं अब तक 20 साल से BFSI में हूँ, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, यही काम कर रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट से जुड़ा ही मेरा अनुभव रहा है इतने सालों से। सो आप शॉर्ट में टीचर के भी टीचर हो कह सकते हैं। सो वेल्थ कैसे बिल्ड होती है ये आपने देखा है, मतलब अलग अलग क्लाइंट को भी आपने देखा होगा कि उनका माइंडसेट क्या होता है, किस प्रकार से वेल्थ अपनी ग्रो करानी होती है, कहाँ पे लोगों की गलतियाँ होती है। सो इसीलिए मैंने आपके साथ ये पॉडकास्ट का प्लान किया था कि मेरे सारे इन्वेस्टर को पता चले कि किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कैसे होती है, वेल्थ जनरेट कैसे करनी है हमें, एक छोटे अमाउंट से लेके उसको बहुत बड़ी अमाउंट कंपाउंडिंग के साथ कैसे की जा सकती है, उसके बारे में हमें अब डिस्कस करना है। सो प्लीज़ सर मुझे बताइए कि किस प्रकार से एक छोटे लेवल के साथ हम अगर शुरू करते हैं तो उसको हम बड़े स्केल पे लेके जा सकते हैं। एक छोटा इन्वेस्टर जो फिलहाल अभी 10-15-20 हज़ार भी सैलरी कमा रहा है ना, तो किस प्रकार से वो शुरुआत कर सकता है मार्केट में। संकेत भाई, आमतौर पे लोग यही समझते हैं कि मैं कितना रिटर्न्स कमाऊंगा और कितना ज़्यादा पैसा डालूंगा तो मेरा वेल्थ क्रिएट होगा। लेकिन मेरे अनुभव से मैंने देखा है कि रिटर्न्स और कितना बचा रहे हैं उससे ज़्यादा कुछ और चीज़ें हैं। जैसे कि पहली तो आप बचा कितना रहे हैं, क्या आप बचा रहे हैं कि नहीं बचा पा रहे हैं वो। दूसरा, किस लिए बचा रहे हैं, आपका गोल क्लियर है कि नहीं, मकसद क्लियर है कि नहीं। कई बार लोग सिर्फ रिटर्न के पीछे भागते हैं और उनका रहता है कि ठीक है हमने बचा लिया, अब कहाँ रिटर्न मिलेगा, और वो गड़बड़ करते हैं। तो वो लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, क्यों बचा रहे हैं, बचाने की प्रवृत्ति होना, अच्छा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई लोगों को मैंने देखा है जो कमाते हैं पहले खर्च करते हैं, बचा तो इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं। राइट। अब ये गलत अप्रोच है। आइडियली अगर आपको सक्सेसफुल वेल्थ क्रिएट करना है तो पहले आपको कमाना होगा, और उसके बाद पहले अपने गोल के हिसाब से, लक्ष्य के हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी, और आपको पर मंथ कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा कितना बचाना है। तो आपने कमाया, पहले उतना बचा लीजिए, उसके बाद जो बचा उस पर खर्च चलाइए। तो रिवर्स मैं सिंपल किए देता हूँ कि पहले कमा के खर्च करके बचाने वाला ओल्ड सिस्टम है, या ये गलत सिस्टम है। कमाइए, बचाइए, फिर खर्च कीजिए। तो ये प्रवृत्ति है। और दूसरा है कि आप कितने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हो, वेल्थ उससे क्रिएट होता है। वेल्थ कहाँ कर रहे हो, कितना रिटर्न्स आ रहा है, ये इमटेरियल है। कितने दिनों तक इन्वेस्टेड हो, और आपके इन्वेस्टमेंट की हैबिट कैसी है, बिहेवियर कैसा है, तो पूरा उस पर डिपेंड करता है। तो एक छोटे स्केल पे जो बंदा शुरू कर रहा है, लाइक आप पकड़ लो 10-20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर सकता है वो, या आप ये कम समझ लो कि एक 25 हज़ार सैलरी है उसकी। अब 25 हज़ार वाला बंदा इन्वेस्ट क्या करेगा, फिर
कमाएगा क्या, खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, एक बोला जाता है ना, उस प्रकार से अगर उसके पास ज़्यादा इनकम ही नहीं है तो वो इन्वेस्ट कैसे करेगा, क्योंकि उसके ईएमआईज पड़े हुए हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, और इसमें से अगर समझो वो 2-3 हज़ार बचा भी लेता है तो 2-3 हज़ार सेव करके होगा क्या, उससे बेटर है कि वो भी ख़त्म कर दे, एंजॉय कर ले। यही माइंडसेट होता है ना। बात सही है कि इनकम अगर कम है तो फिर क्या करेंगे, बट रफली अगर आपको अपने लक्ष्य अटेन करने हैं तो या तो इनकम बढ़ाइए, राइट, या फिर जो भी आप सेव कर रहे हैं सेविंग्स बढ़ाइए, अपनी सेविंग्स की इनकम में कम खर्च कीजिए, ज़्यादा बचाइए, और जो बचाएंगे उसको भी इन्वेस्ट इस प्रकार से कीजिए कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, हम्म। राइट। तो फॉर एग्जांपल आम तौर पे लोग जहाँ इन्वेस्ट करते हैं, और मैंने कई बार देखा है कि उनके जो रिटर्न्स होते हैं वो इन्फ्लेशन के बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन हमारा 5-6% रहता है, ये गवर्नमेंट का डेटा है। मिनिमम 6% तो है ही। हम जो इन्फ्लेशन फेस करते हैं, जो हाउस होल्ड इन्फ्लेशन है, इट इज़ एक्चुअली 10% से भी ज़्यादा होता है, 9-10% से भी ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल, बड़े शहरों में आप देखोगे कि हाउस रेंट, जो रेंट अग्रीमेंट बनता है तो वो 10% पे बनता है। अब इसका करेक्ट। क्या मापदंड है, 10% क्यों बनता है रेंट अग्रीमेंट? हर साल क्योंकि 10% आपको 10%, ज़्यादा देना पड़ेगा रेंट। अगर इंक्रीमेंट 10% हो रहा है, इसका मतलब आपका लैंडलॉर्ड ये मान के चल रहा है कि महंगाई 10% है, राइट, जबकि गवर्नमेंट का कोई डेटा 10% नहीं है। तो ये 10% आता कहाँ से है? ये समाज की महंगाई है, ये भी हम हर दिन फेस करते हैं समाज में इतनी महंगाई। तो आइडियली अगर आप फिक्स्ड इनकम की तरफ या ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हो जहाँ आपको 5-6% रिटर्न्स आता है, तो आप इस महंगाई को मैच नहीं कर पाओगे। तो एक तो आपकी इनकम कम है, ऊपर से आपकी सेविंग्स भी कम है, और उसको इन्वेस्ट भी ऐसी जगह कर रहे हो जो समाज की महंगाई को बीट नहीं कर रहा है। तो संकेत भाई, ये बहुत सीरियस इशू है। इसमें ना यंगस्टर्स को खास करके सेविंग्स आज की तारीख में बहुत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इतना है कि लोग इतना अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ऐसे सेल रहते हैं कि लोग सेविंग्स नहीं कर पाते हैं, और अगर किए भी तो इतना डरते हैं कि उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं, एफडीज एंड ऑल, जहाँ पे उसका रिटर्न्स इन्फ्लेशन से भी कम आता है। तो नटशेल में 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा, एक तो सेविंग्स बढ़ाइए, और दूसरा जो भी सेविंग्स हो रही है उसको थोड़ा सा रिस्क लेके थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न्स या लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की तरफ आप इन्वेस्ट कीजिए। सेफ तरीके बहुत सारे अवेलेबल हैं, और उनका यूज़ कीजिए आप। सो कौन से एसेट क्लास में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको क्या लगता है कौन से एसेट क्लास हमें एक्सप्लोर करने चाहिए? ओके, तो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज होती है इन्वेस्टमेंट में। मैं कहूँगा कि ये वन साइज़ फिट्स ऑल नहीं होता है कि मतलब एक मैंने बता दिया और सबको वही होगा, राइट। बट रफली इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करें, कितना करें, इससे पहले इम्पॉर्टेंट है क्यों करें, राइट, लक्ष्य। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं गाड़ी लेके निकला, तो गाड़ी स्टार्ट करूँगा तो पहले डालूंगा ना कि गूगल पे कि जाना कहाँ है, लक्ष्य, राइट। तो उसी प्रकार से पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपका होराइजन क्या है, किस मकसद से आप इन्वेस्ट कर रहे हो। आमतौर पे संकेत भाई, लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं? 2-4 गोल्स होते हैं लाइफ के, रिटायरमेंट है, बच्चे का एजुकेशन है, मैरिज है, घर खरीदना, गाड़ी लीजर, खरीदना। कार खरीदना, वो सब। तो आप पहले सेट कीजिए अलग अलग मकसद है। उसके बाद जो सबसे लंबा टेन्योर का है ना, उसमें आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज आपके पास वक्त बहुत है। करेक्ट। तो मार्केट्स का फॉर एग्जांपल देखिए, सेंसेक्स की बात करता हूँ, 1980 में 100 पॉइंट पे शुरू हुआ था, आज 80-81 हज़ार के आसपास है। इस दौरान कई अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, बट ओवरऑल अगर CAGR में कैलकुलेट करूँ तो समथिंग अराउंड 16% है मार्केट का। मैं सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ। बट ये जर्नी स्मूथ नहीं रही है, कई अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, सब प्राइम क्राइसिस आया है। लॉन्ग टर्म में ये रिस्क आदमी ले सकता है, राइट, वोलेटिलिटी का। तो लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट्स है वो आप इक्विटी में डाल सकते हैं। इसको कई सारे स्ट्रैटेजीज बोलते हैं, इसे बकेट स्ट्रैटेजी बोलते हैं, कि 3 बकेट आप बनाते हैं। एक शॉर्ट टर्म बकेट बनाते हैं जहाँ पे आपकी शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, मेडिकल एंड इमरजेंसी, तो वहाँ आप लिक्विड फंड्स वगैरह में पैसे रखते हैं, जो रिस्क कम होगा। फिर मिड टर्म होते हैं जहाँ आप मॉडरेट रिस्क लेते हैं, 5 से 10 साल का होराइजन। और एक लॉन्ग टर्म बकेट होता है जहाँ पे आप रिस्क वाले प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो इक्विटी जनरली मैं एडवाइस करूँगा, जो आपके लाइफ के लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसको इक्विटी से पूरा कीजिए, उसमें इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। ओके। सो एक तो इक्विटी हो गया, और कौन से एसेट क्लास में हमें जाना चाहिए? टोटल एसेट क्लास कौन कौन से आप बता पाओगे? तो जो शॉर्ट टर्म बकेट मैंने बोला, जो लिक्विडिटी के लिए चाहिए, तो उसमें आप म्यूचुअल फंड के थ्रू मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। म्यूचुअल फंड में कई सारे प्रोडक्ट हैं। तो कई लोगों की ये धारणा है कि म्यूचुअल फंड का मतलब होता है शेयर मार्केट।
म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट भी होता है, ही नहीं होता है। यहाँ पे कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका एक भी पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होता है। तो लिक्विड फंड्स एंड डेट फंड्स एंड ऑल, ये आप एफडी और सेविंग्स अकाउंट की तरह है। तो लिक्विडिटी बहुत होती है, सिक्योरिटी भी रहती है। म्यूचुअल फंड में शब्द गारंटीड तो नहीं यूज़ कर सकते हैं, बट ये बहुत ऑलमोस्ट बहुत कम रिस्क के साथ आती है, बहुत कम रिस्क होता है, बट लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो शॉर्ट टर्म के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ना, 3 साल 4 साल जो लिक्विडिटी होती है वो आप लिक्विड फंड्स में डाल सकते हैं। बड़ी मार्केट फंड्स हैं बेस्ड ऑन द होराइजन। 5 साल के आसपास का अगर आपका होराइजन है और आप इक्विटी में डालना चाहते हैं तो इंडेक्स भी है, लार्ज कैप फंड्स हैं। अदर एसेट क्लास में एसेट एलोकेशन के हिसाब से आप अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप अगर लास्ट 10-15 साल देखें तो अलग अलग वक्त पे अलग अलग साइकिल रहा है। कभी एफडी, कभी फिक्स्ड इनकम के रिटर्न्स अच्छे आए हैं, कभी इक्विटी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन जब इक्विटी नेगेटिव रिटर्न देता है तो हमने देखा है कि गोल्ड के रिटर्न्स अच्छे होते हैं। तो आप एसेट एलोकेशन के हिसाब से थोड़ा सा गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के भी फंड्स होते हैं, ईटीएफ्स होते हैं, वो भी एसेट क्लास अच्छा है। एज ए एसेट आप 20%, 15 से 20%, आई मीन हर किसी के गोल के हिसाब पे डिपेंड करता है, बट हम आम तौर पे 15 से 20% आप एसेट एलोकेशन गोल्ड में कर सकते हैं। तो लिक्विड हुआ, गोल्ड हुआ, डेट फंड्स हो गए। इंश्योरेंस आपको करना चाहिए, बट इंश्योरेंस में आपका जनरली आमतौर पे लोग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स कर देते इंश्योरेंस हैं। को हम इन्वेस्टमेंट से कंपेयर नहीं करेंगे, बिकॉज हाँ, अभी हम तो तो इन्वेस्टमेंट के प्लान्स देख रहे एग्जैक्टली, हैं। तो इंश्योरेंस अलग होता है, तो ओके। उसमें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए आप और वहाँ कोई ना एसेट करें। क्लास, रियल एस्टेट भी हो गया आपका? रियल एस्टेट है, बट अगेन वो डिपेंड करता है कि बहुत सारे फैक्टर्स उसमें होते हैं। आपका होराइजन क्या है, अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है रियल बजट एस्टेट भी होना में। चाहिए ना उतना वही आपका। तो, बड़ा कैपिटल लगता है तो बजट चाहिए आपको। दूसरा है कि एक आप घर आप रहने के लिए चलो आप लेते हो, लोन वोन लेते हो, ठीक है, वो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है अगर आप नौकरी में हैं। लेकिन अगर आप एज अ प्रॉपर्टी दूसरी तीसरी एसेट लेते हैं तो वहाँ भी कई सारे चैलेंजेस आते हैं। तो ये अलग अलग एसेट क्लास है, बट छोटे इन्वेस्टर्स को मैं कहूँगा कि सबसे आसान तरीका है म्यूचुअल फंड्स। इसमें भी बहुत प्रकार के आप एडवाइज़र से मिलिए, बहुत प्रकार के फंड्स हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, उसी हिसाब से। ओके, तो एक एक एसेट क्लास से हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हमने रियल एस्टेट को टच किया ही है, तो उसको ही कंप्लीट करते हैं। क्या लगता है आपको, रियल एस्टेट की तरफ एक लेमैन ने जाना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए सीधा? देखिए, रियल एस्टेट बड़ा ही कॉम्प्लेक्स केस है। जैसे आप कई लोगों से मिलोगे, हमें हमें वो केसेस सुनाई देता है जो लोग कहते हैं कि मैंने उतने में 1 करोड़ में लिया था, उसकी वैल्यू 2 करोड़, 3 करोड़ है, 4 करोड़ है। अब जिनका वैल्यू नहीं बढ़ता है वो हमको आके कभी बताते नहीं हैं, तो हमारे कान तक वो बात पहुंचती नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जितना में लिया था 5 साल बाद उससे कम में बेचा। और रियल एस्टेट के बारे में कहते हैं कि खरीदने जाओ तो मिलता नहीं, बेचने जाओ तो बिकता नहीं है। और सही प्राइसिंग मिलेगी इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट में 2 प्रकार के प्राइसेस चलते हैं। एक होता है अज्यूम प्राइस, वर्ड ऑफ माउथ, जो लोग कहते हैं कि मैंने 1 करोड़ में लिया था, उसकी वैल्यू 1.5 करोड़, 2 करोड़ 3 साल में। और एक होता है जिस पे एक्चुअल ट्रांजैक्शन होता है। तो दोनों में डिफरेंस देखा गया है कि जो कहता है 1.5 करोड़ वैल्यू है, वो बेचता है 1 करोड़ में, वो है। दूसरा, उसमें इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा लगता है, राइट, लिक्विडिटी नहीं होती है। और आम तौर पे अगर आप देखा जाए तो मुंबई में, इनफैक्ट पूरे इंडिया में, बट मुंबई का मैं डेटा आपको बता सकता हूँ, मुंबई में मैं रहता हूँ, 1.5 से 2.5% का रेंटल यील्ड आता है। तो आप किसी भी एरिया में रहिए, मैक्सिमम आपको रेंट मिलेगा तो 2.5% मिलेगा, बट उसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि मेंटेनेंस हैं, सोसाइटी के वगैरह वगैरह। तो रियल एस्टेट है, लुक्स गुड कि प्रैक्टिकल फिजिकल दिखता है, बट उसके अपने चैलेंजेस हैं। हाँ, रियल एस्टेट का एक मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ, वो बहुत ज़्यादा अगर आपके पास उसके बारे में नॉलेज हो तभी उतरना। रियल एस्टेट एक सेपरेट बिजनेस है। जैसे हम एक कंपनी रन करते हैं ना, वैसे रियल एस्टेट का बिजनेस अगर आपके खून में है तभी आप रियल एस्टेट में उतरना, अदरवाइज फंसोगे। मैंने मेरे 90% क्लाइंट देखे, 90%, जिनकी 90% वेल्थ सिर्फ एक घर में, कि मैंने परचेस कर लिया 50 लाख का घर। अरे तुम्हारी सैलरी 5 लाख पर ईयर है, तुमने 50 लाख का घर परचेस किया, ज़िंदगी मेरी जाने वाली है उसका ईएमआई भरने में। तो जब तक तुम ईएमआई फ्री होगे तब तक रिटायर हो चुके होंगे, फिर इनकम तुम्हारा बंद हो गया, फिर तुम अपनी लाइफ एंजॉय कब करोगे? फिर हम अरे यार रेंट पे रहे क्या? अरे अगर तुम्हारा इनकम ही नहीं है तो कैसे? मतलब कल बोलोगे मुझे रोल्स रॉयस लेनी है,
इनकम ही नहीं है, फिर हम सपना देख रहे हैं कि रोल्स रॉयस मुझे लेनी है, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये एक पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सर मैंने देखी है ना, कि बहुत बड़े बड़े क्लाइंट है मेरे पास, जिनका किसी को 10 करोड़ इन्वेस्ट कर किया है मेरे पास, या किसी ने 5 करोड़, किसी ने 3 करोड़। जब हम उनसे मिलते हैं तब पता चलता है कि सर मेरे पास ना 3 करोड़ कैश है। क्यों, कैसे कैश है? सर रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ तो कैश है। तुम्हारे घर में 3 करोड़ पड़ा है, इसका सिंपल मीनिंग है कि उस पर तुम रिटर्न नहीं कमा पा रहे हो। एवरेज समझो, एक 10% भी इंटरेस्ट उस पर मिलता तो सीधा आप 30 लाख रुपए पर ईयर वेस्ट कर रहे हो। सो अगर हम कुछ इधर उधर का टैक्स बचाने के लिए वाइट को ब्लैक कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है। और बहुत सारे ऐसे होशियार लोग हैं ना सर, कि वो टैक्स किसी को तो बचाना है, और हम लोग क्या करते हैं, अपना वाइट वाला पैसा उसको ब्लैक करके दे देते हैं। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेस करेंगे और एग्रीमेंट करेंगे 70 लाख का, 30 लाख रुपए कैश में दिए। तो जो आगे जब वो बेचने जाता है ना, तब अननेसेसरी कैपिटल गेन इसको देना पड़ता है। अब उस पर भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल निकाले हैं। बट और एक अगला पॉइंट मैंने देखा है रियल एस्टेट में, होता यह है, मैंने 50-60 लाख की प्रॉपर्टी परचेस कर ली। सपोज मैंने 60 लाख की प्रॉपर्टी परचेस कर ली है। अब 60 लाख की आज परचेस करने के बाद 5 साल बाद मुझे क्या लगता है, अभी उसकी तो वैल्यू 80-90 लाख रुपए हो गई है। हाँ जी, मान रहे बिल्कुल। बट नए प्रॉपर्टी की प्राइस 90 लाख है, तुम्हारी प्रॉपर्टी तो पुरानी है। अब 90 लाख में सेम रेट तुमको कोई नहीं देने वाला, बिकॉज तुम्हारी 20 साल, 15 साल, 5 साल पुरानी प्रॉपर्टी है। जितनी प्रॉपर्टी आपकी पुरानी हो जाएगी, बिल्डिंग पुरानी होती जाएगी, आपकी वैल्यूएशन डिक्रीज होती जाएगी। सो दैट एक्चुअल आपने कमाया क्या, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये समझ में नहीं आता है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारी रियल एस्टेट होती है जिंदगी भर की, सब हर किसी का 53% इंडिया में एवरेज। सो अगर इतनी बड़ी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और क्या सोचते हैं, हाँ रियल एस्टेट का तो प्राइस बढ़ता ही रहता है, 10-12 प्रॉपर्टी देख लेंगे और इसमें से एक बाय कर लेंगे। ROI नाम की किसी को भी चीज़ पता नहीं है, मतलब मैक्सिमम लोग उसके ऊपर फोकस नहीं करते। सो दैट मैं भी जनरली रिकमेंड करता हूँ कि रियल एस्टेट को इन्वेस्टमेंट की तरह मत देखो। रियल एस्टेट एक आपका आप बोल सकते हो एक्सपेंस है, क्लियर। और एक छत होनी चाहिए, तो आदमी एक घर लेता है जनरली, बिल्कुल जिंदगी में लेता है। तो आप गहने पहन रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, सीधा एक्सपेंस है। तुम एंजॉय कर रहे हो ना, तुम पहनो, तुमको घर चाहिए 1 या 2 करोड़ का ले लो, बट उसको एज ए एक्सपेंस ट्रीट करो कि मैं ले रहा हूँ। तुम बेचोगे नहीं घर तो इसका मतलब ये है कि कम से कम ये कंसिडर करो कि ये मैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं ले रहा हूँ, मेरे एंजॉयमेंट के लिए ले रहा हूँ। डेफिनेटली सबने एंजॉय करना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं, आप तो बोलते हो इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करो, और मैं पर्सनली बोलता हूँ कि तुम एंजॉय भी करो। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि बड़ा पोर्शन तुम इन्वेस्टमेंट में लगा दो, बट एंजॉय कब करे। तो दोनों का मिश्रण होना चाहिए कि जो हम कमा रहे हैं उसको यूटिलाइज भी करो, इन्वेस्ट भी करो, लाइफ बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो एक हुआ अपना रियल एस्टेट। सो गोल्ड के ऊपर आप क्या? देखिए, गोल्ड भी अगेन इसका व्यू बड़ा एसेट एलोकेशन के हिसाब से गोल्ड होना चाहिए, राइट। बट गोल्ड का अगर आप देखोगे तो लोग एक क्रेज़ है इंडिया में, आज से नहीं है, सदियों से है। एंड आप हिस्ट्री में जाके देखोगे तो दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज लाइक, हम लोग क्रेजी थे गोल्ड को लेके। नॉट ओनली इंडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चाइना, ये जो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, तो आज भी वो ट्रेंड कैरिड हो रहा है ना। तो लोग गोल्ड में क्या करते हैं, गहने पे बना के इन्वेस्ट कर देते हैं कि यूज़ करेंगे। जैसा आपने भी कहा कि गहना भी आप पहनते हो तो आप एक्चुअली वो एक्सपेंस है, फिर आपका मेकिंग चार्जेस लगता है। उसके बाद गोल्ड की अप्रिसिएशन अगर आप देखोगे तो बड़े स्पाइक्स पे रहती है। एक हाइक आएगा, फिर वो फ्लैट हो जाएगा, फिर हाइक आएगा, फिर फ्लैट हो जाएगा कंसिस्टेंटली। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल 1980 का डेटा निकालता हूँ तो कुछ 1300 रुपये का भाव था गोल्ड का 10 ग्राम का 1980 में, और आज कितना है, समथिंग अराउंड 70,000 के आसपास, राइट। तो मतलब कितना 55-60 टाइम्स हुआ है। तो अगर मान लो 1980 में, मैं एक रफली लेता हूँ कि 1 लाख रुपये अगर आपने गोल्ड में डाला हो तो उसकी वैल्यू 55-60 लाख होती। इतने एफर्ट के बाद, राइट, आप लॉकर चार्ज देते, मेकिंग वेकिंग चार्ज देते, और उसका CAGR मैटर करता है। लोगों को लगता क्या है सर 1 लाख के मेरे 55 लाख हो गए, बट 55 तुमने FD भी कर दी होती तो भी उतना ही होने वाले थे। FD में 60 लाख होता, 8% का CAGR है। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि FD में भी आप हर 5 साल में री इन्वेस्ट करते, गोल्ड में भी आप इतने साल रखते, इतना एफर्ट लगता आपका। अगर आप कोई एफर्ट नहीं लेते, सिर्फ सेंसेक्स भी उस समय अगर इन्वेस्ट किए होते ना 100 पॉइंट पे था तो आज 8 करोड़ होता। वाह, मतलब 55 लाख का सीधा 8 करोड़, 1 लाख का 8 करोड़। हाँ, अब वो कैसे करते, इट्स डिबेटेबल, राइट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आप सोचो 100 पॉइंट पे सेंसेक्स था बिना एफर्ट के,
आप म्यूचुअल फंड स्टॉक्स को छोड़ दो, बिना एफर्ट के भी अगर कोई सेंसेक्स पे अगर डाला होता 1 लाख 8 करोड़ होता, 1 लाख का गोल्ड 55 लाख, 1 लाख का एफडी 60 लाख के आसपास। बट लोगों ने सेंसेक्स में पैसा नहीं बनाया बिकॉज ऑफ द क्रेज दिव सीन गोल्ड एंड एफ डीज। इनफैक्ट मैं आपको संगीत भाई बताऊंगा कि आप निकाल लीजिए 40 साल पुराना कोई प्रॉपर्टी, उसके रिटर्न्स देख लीजिए, आप CAGR पे देखिए, एक्सेल पे बैठ के देखिए, तो आपको उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा जितना वर्ड ऑफ माउथ में लगता है कि हमने इतना में लिए थे, इतनी वैल्यू हो गई है। एक्सेल पे बैठिए तो बहुत कम है। अभी भी सर बहुत सारे लोगों को CAGR समझ में नहीं आता है। उनको सिंपल इतना ही है कि 1 लाख का 50 लाख हुआ, अरे तो हर साल की ग्रोथ कितनी हुई, 5%, 7%, 10%, वो कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। और अभी गोल्ड का जो है ना सर, मैंने रिसेंटली कुछ मेरी बीवी के लिए भी हम गहने लेने के लिए गए थे, 40% मेकिंग चार्जेस, 30% तनिष्क में जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, आपकी कंपनी है टाटा ग्रुप की तो जब मैंने वो देखा ना मेकिंग चार्जेस, तो मैंने समझ लिया कि अब मुझे गोल्ड परचेस नहीं करना है, गोल्ड की बिक्री करने वाली कंपनी परचेस करनी है। क्योंकि अगर मुझे पैसा बनाना है ना, तो पहले मुझे वो कंपनी को परचेस करना पड़ेगा। 30% सर मेकिंग चार्जेस। तो संकेत भाई, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका गोल्ड में इन्वेस्ट करना ऑब्जेक्टिव है तो यू आर राइट, मेकिंग चार्जेस इतना क्यों दें। और अगर गोल्ड ही खरीदना है आपको एसेट एलोकेशन के हिसाब से, तो गोल्ड फंड्स है ना, ETFs गोल्ड हैं, गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। जो आपके चार्जेस हैं ग्रो करेगा, जब आपको ज़रूरत होगी उस समय के स्टाइल से बनाइएगा गहने निकाल के। सेल बटन पे क्लिक किया, सेल हो गया, बाय किया, बाय हो गया। टेंशन नहीं है, लॉकर का टेंशन नहीं है, 1000 टाइप के GST टैक्सेस, ये वो कुछ भी नहीं है, रिस्क नहीं है। डेटा के हिसाब से वर्ल्ड का मेजॉरिटी ऑफ द गोल्ड इज हेल्ड बाय इंडियन हाउस होल्ड, तो वो भी एक फैक्टर है। और वो कुछ GDP में कंट्रीब्यूट भी नहीं करता है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, आइडल पड़ा हुआ है, कोई उसका यूज़ है भी नहीं। उसके आगे चलते सर, मतलब आप बोल रहे हो कि गोल्ड में थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो होना चाहिए। एसेट क्लास ऐसा नहीं है कि हम 2-4 बार म्यूचुअल फंड बोले इसका मतलब सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दो या स्टॉक में डाल दो। गोल्ड में थोड़ा एलोकेशन होना चाहिए, बट ये एलोकेशन आपका एज, आपके गोल और सारी चीज़ें देख के हम डिस्कस करेंगे, राइट। संकेत भाई, कई लोगों को ये भी नहीं पता है कि गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कई लोगों को ये नहीं पता है। बिल्कुल, ऑलरेडी हमने एक म्यूचुअल फंड सजेस्ट किया था लोगों को, अब उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट एक छोटा पोर्शन हमने वो भी एलोकेट किया है बहुत सारे लोगों के लिए गोल्ड में। उसके बाद में आता है डेट फंड्स। क्या लगता है आपको? देखिए, डेट फंड अगेन मैंने कहा कि जो इंडिया का पैटर्न है इन्वेस्टमेंट का, साइकोलॉजी है, लोग क्या करते हैं जो बहुत गलत है, लोग शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए डेट लेते हैं। लोगों को लगता है कि लॉन्ग टर्म करना है तो PPF FDs एंड ऑल करते हैं, और शॉर्ट टर्म 1 साल 2 साल के लिए शेयर मार्केट में डाल दो, पैसा बन जाएगा। ये उल्टा होना चाहिए। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, वो इक्विटी में होना चाहिए कि कल को मार्केट वोलेटिलिटी हुई तो इक्विटी में पैसा बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, बट वो रिकवर करने के लिए आपको टाइम चाहिए अगर कुछ हुआ तो अगर आपने टाइम नहीं दिया तो इक्विटी में पैसा नहीं बनेगा। डेट में वोलेटिलिटी नहीं के बराबर होती है, इसीलिए शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट जब आपको है, लिक्विडिटी चाहिए, आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है पैसा, वो पैसा डेट फंड में डालिए। डेट फंड में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंड्स हैं, लिक्विड फंड है, ओवरनाइट फंड है, मनी मार्केट फंड है। 1 से 3 साल के होराइजन में वो फंड आप एडवाइज़र से मिलिए, वो आपको गाइड करेंगे। बट अगर आपको लिक्विड जो सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं ना, वो पैसा भी अगर आपने लिक्विड फंड या ओवरनाइट फंड में डाला तो सेविंग्स अकाउंट के बराबर या उससे ज़्यादा भी हल्का रिटर्न मिल सकता है। लिक्विडिटी होती है, आपको जब ज़रूरत पड़े। चलो, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे पास 1000 रुपये डाल दो, हाँ, 100 रुपये भी कमा लिए ना, कुछ ना कुछ कमा लिए, इधर पड़ा ही था पैसा, उससे बेटर है कि कुछ ना कुछ अकाउंट में एक्स्ट्रा आ गया। अच्छा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपने कुछ भी नहीं लिए। अब मेरे बहुत सारे क्लाइंट है सर, मैं एक एग्जांपल देता हूँ डेट फंड का आपको। मैक्सिमम लोग उसके अगेंस्ट ही है, ओके, कि सर इतने से पैसे से क्या होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे बिजनेसमैन्स को हम मैनेज करते हैं। MIDC होती है हमारे यहाँ, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ में बहुत सारी कंपनियाँ होती है। अब 100 करोड़ का कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई 200 करोड़ का कर रहा है, कोई 1000 करोड़ का कर रहा है। अगर इतना बड़ा वो बिज़नेस कर रहा है ना, तो उसके अकाउंट में पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेली का कैश फ्लो उसको मैनेज करना है, कुछ परचेस करना है, कुछ करना है। तो इन कंपनियों के पास ऑलमोस्ट 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, 15 करोड़, 5 करोड़ उनके अकाउंट में पड़े रहते हैं, करंट अकाउंट्स में। कोई फ़ायदा नहीं है। अब मंडे को ऑफ होता है उनका, हमारे यहाँ MIDC मंडे को ऑफ होती है। हर जगह पे ना अलग अलग डेज होते हैं उनके, उस डे को ऑफ होता है। तो हमने क्या किया, उनको पूछा कि सर 20 करोड़, 30 करोड़, 15 करोड़ आपके पड़े हैं। हाँ जी पड़े। मंडे ऑफ है, संडे ओवरऑल ऑफ होता है। सैटरडे संडे आप परचेस ही नहीं कर सकते क्योंकि सारे कॉर्पोरेट्स बंद होते हैं। सो सैटरडे, संडे और मंडे
3 दिन आपका पैसा आइडल पड़ा है, एक काम करो, अकाउंटेंट को सैलरी दे रहे हो, उसको एक काम पे लगा दो कि फ्राइडे को मेरा लिक्विड फंड में जाना चाहिए, ट्यूसडे को अकाउंट पे आना चाहिए, ये सिर्फ करवा लो। 30-40 करोड़ पे उन्होंने सर वो किया था। अब उन्होंने रिटर्न्स देके उनके स्टाफ की सैलरी निकल ली जा रही थी उसमें से, तो जो पैसा पड़ा हुआ था पूरी अकाउंट टीम की और ऑफिस की सैलरी निकली जा रही है उसमें से। तो एक सिंपल चीज़ की उसने, 5 मिनट का काम था, वीकली 5 मिनट देना है वीकेंड पार्किंग कहते हैं इसको, बस। तो उससे एक बहुत खरीदना और तगड़ी बेचना वेल्थ एक उन्होंने घंटे के जनरेट अंदर में। करी। सो वो लोग समझ नहीं पाते। और दूसरा, हमारा ऑडियंस भी रिलेट करेगा, सबने एक मुझे कमेंट करके बताना है कि जो आपने एफडीज करी है वो कितने ड्यूरेशन में करी है, मतलब 5 साल से, 7 साल से या 10 साल से, और जब आपने इक्विटी परचेस करी वो कितने टाइम के लिए होल्ड करी। तो ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। मतलब दूसरा किसी की तरफ बोर्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे किसी की तरफ उंगली दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिंपली एक आंसर दो कि मैंने इक्विटी कितना टाइम होल्ड करी और एफडी कितना टाइम होल्ड करी। मैक्सिमम लोग 10-10, 20-20 साल से एफडी में इन्वेस्टेड है, और इक्विटी 6 महीना होल्ड करी नहीं जाती है, बहुत ज़्यादा 6 महीना भी, अदरवाइज 2-4 दिन में इधर उधर दिखाना सेल करने के लिए रेडी होता है। इनफैक्ट वॉरेन बफे का इंटरव्यू देख रहा था, 90 ईयर्स की एज में, उनसे कहा था आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो कहा मैं 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, लॉन्ग टर्म, राइट। और 30 साल का बंदा से पूछो कितने साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, कहता है 90 दिन के लिए। बिल्कुल। हमारे पास क्लाइंट आता है सर, एक्सपेक्टेशन एक्सट्रीम होते हैं कि सर क्या आपके एक्सपेक्टेशन क्या है, गोल क्या होता है। जब भी हमारे प्लेटफॉर्म पे रिचमी पे आते हैं ना लोग, तो हम ये पूछते हैं कि आप सर कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपकी टेस्ट क्या है, किस प्रकार के रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हो, आप अपने फोलियो को कहाँ देखते हो, कितने सालों में देखते हो, और रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन क्या है। सर 2 साल में डबल हुआ तो भी इनफ है, 1.5 साल में डबल हुआ तो भी इनफ है। मतलब इस लेवल पे अपने एक्सपेक्टेशन अब जा चुके हैं कि जो अभी 1-2 साल में रैली देखी ना मार्केट ने, तो सबको लग रहा है कि ईजी है, ऐसे ही पैसा डाल दिया डबल हो गया। तो इस थॉट प्रोसेस से अभी लोग जा रहे हैं। सो दैट डेट में कितना एलोकेशन होना चाहिए या होना नहीं चाहिए, आपको क्या लग रहा है? नहीं, इसमें परसेंटेज में नहीं बता पाऊंगा मैं, बट मैं आइडियली बता सकता हूँ कि होराइजन जो 3-4 साल में आपको लिक्विडिटी आ सकती है, पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। कैलकुलेट कीजिए कितने की लिक्विडिटी ज़रूरत पड़ सकती है आपको। इमरजेंसी फॉर एग्जांपल हेल्थ के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, किसी बच्चे का एडमिशन लेना है, या कुछ फैमिली इमरजेंसी आ सकती है। तो ये आप कैलकुलेट कीजिए अलग अलग हेड से, और आपको जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आप रखिए डेट में। हाँ, भगवान करे किसी पे नौबत ये ना आए, बट कोई बट फिर भी इमरजेंसी घर लिक्विडिटी में के लिए रखिए होना पैसे। ही चाहिए। मतलब इमरजेंसी फंड ये होना चाहिए। एफडी को किस तरीके से देखते हो आप? एफडी मैं डिस्करेज करता हूँ लोगों को एफडी में इन्वेस्ट करने से। मेरा क्या मानना है कि देखिए, मैं हार्डकोर म्यूचुअल फंड का आदमी हूँ, इक्विटी का आदमी हूँ, बट हाँ, इक्विटी में टर्म्स एंड कंडीशंस है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइजन से कीजिए। बट मेरा एक व्यू है कि आप अगर मान लो एज अ कंज्यूमर कोई कहता है, मान लो मारुति कंपनी को मैं कहता हूँ कि मारुति मुझे कार चाहिए, तो कोई भी बिजनेस हाउस जेब से पैसे नहीं लगाती है, वो बैंक से लोन लेगी। अब बैंक से जो लोन लेती है, बैंक उसको जब लोन देते हैं तो बैंक कौन सा पैसा लोन देते हैं, ये एफडी वाला पैसा। तो मैं अगर बैंक को पैसे देता हूँ 7% पे, तो बैंक जाहिर सी बात है अगर मुझे 7% पे वापस करना है तो वो इन्हीं को 10-12% पे देगी। अब मैं सिर्फ सोचता हूँ कि जो कंपनीज़ हैं अगर ये 10-12% पे बोरो कर रही हैं तो खुद कितना कमा रही होंगी। मैंने एग्जाम्पल के लिए मेरे एक स्टॉक का नाम लिया, बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी स्टॉक, बट एग्जाम्पल कोई भी कंपनी हो सकती है। अब वो कंपनी 10-12 साल तक अगर कंसिस्टेंटली 10-12% पे बोरो कर रही है तो 10-12 साल तक उसका रिटर्न्स जो है ना इससे ज़्यादा होगा। तो मैं डायरेक्टली उनमें इन्वेस्ट करता हूँ। अब कैसे कौन सी कंपनी में करना, ये एक्सपर्टीज़ मेरे पास है नहीं, तो मैं उसमें फ़ंड मैनेजर की एक्सपर्टीज यूज़ करता हूँ, म्यूचुअल फ़ंड की यूज़ करता हूँ, डाइवर्सिफाई करता हूँ कि एक स्टॉक की बजाय डाइवर्सिफाई करता हूँ कई सारे स्टॉक्स में जो म्यूचुअल फ़ंड करता है। तो इसीलिए मैं एफडी वाला रास्ता की सरपास करके, और एफडी करते भी लोग कितने दिन के लिए, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए करते हैं। टैक्स भी लगता है अगर आपका इसको भी मैं अलग तरीके से देखता हूँ कि अगर पेपर में ऐड देखते हो आप, कार का ऐड देखते हो कि 14 लाख की कार है, तो हम मान के चलते हैं कि ऑन रोड प्राइस 16 लाख पड़ेगा, 2-3 लाख जोड़ देते हैं। लेकिन जब एफडी का एसबीआई देता है एडवर्टीजमेंट के 7% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो एक्स शोरूम है ना, करेक्ट। ऑन रोड तो उसमें टैक्स कटेगा। तो अगर मैं 30%, आजकल 30% टैक्स ब्रैकेट में हर कोई है, तो 7 का अगर 30% निकल गया तो 4.9 आ रहा है, वो मेरा ऑन रोड प्राइस 4.9 है, जो कि इन्फ्लेशन भी बीट नहीं करता है। तो इसीलिए मेरा थोड़ा एफडी को लेके नज़रिया ऐसा है
कि डायरेक्टली स्टॉक आप मतलब स्टॉक का रास्ता लीजिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटी का रास्ता लीजिए, या फिर अगर शॉर्ट टर्म ही रखना है आपको तो गो फॉर डेट फंड्स एंड ऑल ना। और आप विड्रॉ करो एफडी ना करो, आपको हर साल टैक्स तो देना ही पड़ेगा। मतलब आपने 10 साल की एफडी कर ली है, बट 10 साल के बाद आपको टैक्स नहीं देना है, हर साल आपको देना है। बट डेट जब तक बेचोगे नहीं तब तक देने की ज़रूरत नहीं है, इक्विटी जब तक, म्यूचुअल फंड जब तक बेचोगे नहीं तब तक देने की टैक्स ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा लोगों को समझ में आना चाहिए, इसीलिए अदरवाइज मैंने लोग क्या कहा कि बोलेंगे एक कि शोरूम ऑफ और हाँ। ऑन रोड प्राइस का जो डिफरेंस है ना, लोगों को समझना चाहिए कि एवरी ईयर आपका रेट 4.9 पड़ रहा है। क्योंकि टैक्स सिस्टम अगर आप देखो ना सर, तो हेवी जा रहा है अपना टैक्स अभी फ़िलहाल। हर बार कुछ ना कुछ नया, रियल इस्टेट पे आपने देखा कि LTCG वगैरह क्या हो चुका है, या कैपिटल गेन का क्या कर दिया है उन्होंने। तो क्या लगता है आपको कि इक्विटी में भी टैक्सेशन और बढ़ता जाएगा आगे? देखिए, टैक्सेशन के तो एग्जैक्टली क्या करेंगे पता नहीं, चेंजेस आएंगे। मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि अभी भी दुनिया भर में ना जो डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ अगर हम जा रहे हैं, हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, वी आर कंपीटिंग विद यूरोप, अमेरिका एंड ऑल, तो वहाँ के जितना टैक्सेशन अभी भी नहीं है इंडिया में। Correct. तो मतलब अगर हम बहुत डेवलप होंगे तो हम उनकी तरफ जाएंगे, तो हर पैरामीटर में जाएंगे, तो उम्मीद करोगे टैक्स ज़्यादा ही होगा, लेकिन अर्निंग्स भी ज़्यादा होगी। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। तो टैक्स में बहुत सारे रिफॉर्म्स आ सकते हैं, डिपेंड करता है। तो हम पर उस पर, कैपिटा इनकम पे अनकंट्रोलेबल है हम उस पर बात नहीं कर सकते हैं, जो बिल्कुल। कंट्रोलेबल है हम उस पर बात कर सकते हैं कि रिटर्न्स एंड हॉराइजन और हैबिट्स और बिहेवियर, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है। होता क्या है कि हमारे कंट्रोल में मैक्रो फैक्टर्स नहीं होते हैं, हमारे कंट्रोल में इन्फ्लेशन नहीं होता है, रिटर्न्स नहीं होता है, कल क्या होगा नहीं होता है, बट हर कोई इसकी बातें करता है। बिल्कुल जो हमारे कंट्रोल में है, हमारा बिहेवियर, हमारा एसेट एलोकेशन, हमारा टाइम होराइजन, हम कितना रिस्क ले सकते हैं, इन बातों पे बात करनी चाहिए। और हर यंगस्टर्स को खास करके देखा हूँ, ये इसकी बात ही नहीं करते हैं, वो अनकंट्रोलेबल की बातें करते हैं। तो आई फोकस ऑन मोर ऑन कंट्रोलेबल्स। राइट। तो अभी फ़िलहाल समझो 30% टैक्स है, राइट। इक्विटी में हम 12.5 दे रहे हैं, तो बढ़ेगा बढ़ेगा 30% हो जाएगा, और क्या होने वाला है। फिर भी वो अदर एसेट क्लास से बहुत अच्छा रिटर्न तो दे रहा है। मतलब अगर मैं 20,000 कमा के 30% टैक्स दे रहा हूँ, और 10,000 कमा के भी 30% टैक्स दे रहा हूँ, उससे बेटर है कि मैं 20,000 पे 30% दूँ। सो इक्विटी को लोग यही डरते हैं कि अरे यार ये टैक्स बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ने दो, 30% तक जाने दो, मुझे कहाँ फ़र्क पड़ने वाला है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारा पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है, अभी 2600 है ही। अगर डेवलप्ड कंट्री का देखो तो 30,000, 40,000, 25,000 डॉलर पे है वो। सो दैट हम और ज़्यादा जैसे इवॉल्व होते जाएंगे, वैसे ही अपना टैक्स हमें वो इतना ज़्यादा दिखेगा नहीं। हाँ, चुभने तो वाला है ही, क्योंकि जेब से जाता है सबको दर्द वो रहेगा, बट ठीक है, है, वो तो टैक्स देना ही पड़ेगा। रिफॉर्म्स और जो है रहेंगे, वो हाँ, है, या वो अपने रहेंगे, हाथ में नहीं है, वो कंट्रोल में नहीं बट है। डेवलपमेंट आएगा, सब कुछ ठीक चलता रहेगा। थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं, और हमेशा हर चेंजेस पे हम अनकंफर्टेबल होते हैं, बट वी एडजस्ट। राइट, तो हो जाएगा। राइट। सो अगर कोई मिड एज में है, लाइक 40s 50s में, तो उसका इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से होना चाहिए? अगेन 40s, तो ये कोई थंब रूल नहीं है। अगेन 40s 50s में बंदा अनमैरिड हो सकता है, विदाउट किड्स हो सकता है, या फिर विद किड्स हो सकता है, विद मॉम डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। अगेन आपको बैठना पड़ेगा एडवाइज़र के साथ में, बट हाँ, अगर 50s क्रॉस कर गया है तो वो कंसोलिडेशन का फेस होता है कि अब आपके पास ज़्यादा वक्त है नहीं, थोड़ा सा गार्डियन कहते हैं उनको। अगर हम BB&K कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे हम क्लाइंट को सेग्रीगेट करते हैं अलग अलग कैटेगरी में, तो ये कैटेगरी थोड़ा गार्डियन होता है, जहाँ पे आप केयरफुल भी होते हो, आप बहुत एनालिसिस करते हो, और थोड़ा डिफेंसिव भी होते हो। यहाँ पे आप रिस्क टेकिंग एपिटाइट आमतौर पे कम हो जाती है, और बिकॉज आपके पास कमाने के समय कम बचे हैं, और लॉन्जिटिविटी बढ़ रही है, आप लोग लंबा जी रहे हैं, तो आपको उसमें पूरा प्लान करना है, आपने कितना बचाया है, उसको किस प्रकार से इन्वेस्ट करना है, कैसे उसकी सेग्रीगेशन करना है, कैसे एसेट एलोकेशन करना है, उस पर ज़्यादा फोकस करते हो 50 के बाद। अर्ली 40s वाले के पास अभी भी थोड़ा वक्त है, तो उनको वापस से कैलकुलेशन करना चाहिए कि क्या उनको कितना कॉर्पस चाहिए, कितना रास्ते में कहाँ तक पड़े हैं, उनको स्पीड बढ़ानी है, मतलब थोड़ा रिस्क लेना है, नहीं लेना है। प्रॉबली अभी भी रिटायरमेंट में उनका 15 साल है, तो 15 ईयर्स का जो रिटायरमेंट का सेविंग्स है उसमें वो रिस्क बढ़ा सकते हैं। मे बी दे कैन गो फॉर सम रिस्क, अगर उनका नहीं हुआ है, या इफ़ दे हैव अर्नड गुड अमाउंट तो उसको कंसोलिडेट कर सकते हैं, थोड़ा डिफेंसिव हो सकते हैं। तो वो एसेट एलोकेशन का समय आ जाएगा आपका। बट अगेन 40 अर्ली 40s वालों को फिर भी टाइम है, बट लेट 45 के बाद ना, लेट 40s में से ना कंसोलिडेशन फेज शुरू हो जाता है, बिकॉज आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके एजुकेशन के लिए आपको प्लान करना है, कई सारे गोल्स हैं, आपको रेगुलर बेसिस पे
ACR कहते हैं हम एडवाइज़र के टर्म में, एनुअल क्लाइंट रिव्यू। तो आपको अपने एडवाइज़र के साथ बैठना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। कई सारे चेंजेस होते हैं आपकी लाइफ में, जॉब चेंजेस होते हैं, बच्चे का एजुकेशन के लोन्स, बच्चा सोचता है इंजीनियरिंग करेगा, वो एग्ज़ाम कुछ और क्लिक करता है, उसको फीस आपने प्लान किया था 1 करोड़ का, उसको 1.5 करोड़ की ज़रूरत पड़ जाती है। बहुत डायनेमिक होता है ये फेज़, तो आपको कई बार बैठना पड़ेगा अपने एडवाइज़र के साथ में। यू विल हैव तो टू बी इसमें अलर्ट। एडवाइज़र ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है ये फेज़ में खास करके, बिकॉज अच्छा। यहाँ पे ना यू कांट अफोर्ड द मिस्टेक। मान लो 20-25 में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम यंग हैं, अगर 20-21 साल के जिम जाते हैं ना, तो गलत कर भी दिए तो हमारे पास वक्त है, ठीक है। बट 45 साल का आदमी, 50 साल का आदमी अगर गलत एक्सरसाइज कर दिया तो उसकी जो बोन्स में प्रॉब्लम आएंगे लाइफ लॉन्ग रह जाएंगे। वो इसलिए परमानेंट उस रहेगा। एज में हम कहते हैं कि इंस्ट्रक्टर ज़रूरी है। करेक्ट वैसे है। ही, और मैं जिम के एनालॉजी हमेशा लेता हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज करने जाते हो तो कौन सा इंस्ट्रक्टर है आपका, कैसा जिम है, उससे ज़्यादा ज़्यादा सॉरी, आप कितना फ़ीस दे रहे हो, कैसा एम्बियंस है, और कितना आपको नॉलेज है, आपके इंस्ट्रक्टर को कितना नॉलेज है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप रेगुलर जा रहे हो, आप ढंग से कर रहे हो, इंस्ट्रक्टर आपको गाइड कर रहा है कि नहीं, करेक्ट एडवाइस दे करेक्ट रहा है कि नहीं, करेक्ट। वो ज़रूरी है। तो ये वाला फेज़ वो है 40s में। बिल्कुल। तो हाँ, मतलब बार बार हम भी वही बोलते हैं कि पहले एक काम करो ना कि तुम्हारा कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग करवा लो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैंने जो किया है वो परफेक्ट है, बट वो कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। अब उसमें कोई ज़्यादा बड़ा खर्चा भी नहीं है, एक बार ट्राई तो करके देख लो। कोई भी है ना, हम लोग बोलते हैं कि इंडिया का फूड सबसे बेस्ट है। अब कौन से बेसिस पे बोल रहे हो? तुमने बाहर का फूड खाया है कभी? अगर कभी हमने कुछ बाहर का खाया ही नहीं है तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग? सो पहले टेस्ट करके देखना चाहिए। हर एक एसेट क्लास में आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। एक बार डेट ट्राई करो, एक बार इक्विटी ट्राई करो, म्यूचुअल फंड में डालो, एफडीज करो। हर जगह पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके देखो। मेजर जहाँ पे करना है आप करो, बट सारे एसेट क्लास ट्राई करके देखो। इवन ट्रेडिंग भी करना है ना तुमको, ट्राई करके देख लो। जब तक 10,000 गवाओगे नहीं, ऑप्शन बाइंग आउट ऑफ द मनी इन द मनी बाय करके देख लो, जीरो करवा लो, तब समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब तक हम करेंगे नहीं तब तक वो पता नहीं चलेगा कि वो हमें सूट होता है नहीं होता है। सो जो लोग हमारे पास आते हैं ना सर, मेजरली उनको चिंता अपने बच्चे की होती है। तो क्या चिंता है? तो उसकी शादी की चिंता है, उसका एजुकेशन का हमें बहुत ज़्यादा टेंशन है कि फीस इतनी बढ़ रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। तो उनको मैंने पूछा कि तुमने इन्वेस्टमेंट क्या किया है? तो नहीं सर, हमने उसका कोई प्लान नहीं किया। तो जो भी है एफडीज है या कई एक प्लॉट लेके रख दिया है। तो लोगों को अभी तक ये अवेयरनेस ही नहीं है कि हर एक गोल प्लान करके उसके लिए एक अलग कॉर्पस हमें इन्वेस्ट करना होता है। तो उसका सर एक ब्रॉडर लेवल पे अगर हमें प्लान करना है तो किस प्रकार से वेल्थ जनरेट हो सकती है। अगर समझो मुझे 10,000 15,000 इन्वेस्ट करना है, तो हम उस वेल्थ को कितना बड़ा बना सकते हैं और कैसे हम बढ़ाते हुए आगे जा सकते हैं। मतलब और एक चीज़ मैं बताता हूँ, स्टेप अप एसआईपी भी। अगर आप बहुत ज़रूरी है। 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगले साल तुम्हारी सैलरी भी बढ़ रही है, एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से अगर तुम्हारा 10% इंक्रीमेंट होता है तो 10% ऐड भी करो ना इन्वेस्टमेंट में। कितना बढ़ने वाला है? 10,000 में 1,000 बढ़ने वाला है। बट 1 लाख सैलरी कमा रहे हो तो 1,10,000 सैलरी होनी भी वाली है। तो इसका संकेत भाई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। एक ऐसे ही एडवाइज़र थे, उनसे डिस्कस किया था मैंने, कहा कि क्लाइंट को आप जो सजेस्ट करोगे स्टेप अप जरूर सजेस्ट करना है, बिकॉज एवरी ईयर इंक्रीमेंट होता है, सैलरी इंक्रीमेंट होती है, बट एसआईपी लोग नहीं बढ़ाते हैं। और एसआईपी ना, दे ट्रीट इट लाइक अ टर्म इंश्योरेंस। किसी से बात करो कि आपका एसआईपी, हाँ मेरा चल रहा है। कब चल रहा है? कितने की चल रही है? 5,000 की चल रही है। जब 5,000 की एसआईपी चल रही है, 10 साल पहले शुरू किया था, उस समय इनकम 20,000 थी। आज इनकम 1 लाख है, बट एसआईपी अभी भी 5,000 की चल रही है। तो सेविंग्स आपका वैसा नहीं बढ़ा जितना आपका इनकम बढ़ा। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। आने वाले समय में सेविंग्स और इनकम की गैप जो है ना, वो घटती जा रही है। इनकम बढ़ रहा है, सेविंग्स कम हो रहा है। इसका एक तरीका है कि आपने स्टेप अप एसआईपी कर दिया, कि आज ही डिसाइड कर लिया कि मैं हर साल अपना एसआईपी बढ़ाऊंगा। एक कैलकुलेशन में मैं हिसाब से देखता था कि अगर कोई 25,000 के एसआईपी करता है और मान लो साल का 12% के आसपास एग्जाम्पल रिटर्न मिलता है, तो समथिंग अराउंड वो 20 साल में 25,000 के रेट से 60 लाख के आसपास वो सेव करता है, और उसकी वैल्यू 80 के आसपास होती है, राइट। लेकिन अगर वो सिर्फ 1,000 रुपये एसआईपी टॉपअप कर दे साल का, सिर्फ 1,000 रुपया, तो उसका कॉर्पस जो 80 लाख के आसपास होने वाला था, वो 4 गुना हो जाएगा, सिर्फ 1,000 के टॉपअप से। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? एवरीबडी इज़ वेरी डिसिप्लिन इन फ्यूचर में सब डिसिप्लिन है। आज बोलेंगे मैं अगले साल बढ़ा दूंगा, अगले साल जब उसका प्रेजेंट है तब वो बोलता है यार अगले साल बढ़ाऊंगा।
जैसे हम होता है ना कि हम दिवाली के बाद मीठा छोड़ देंगे, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो 1 तारीख से जिम जाएंगे, हम्म। प्रॉमिस कर लेते हैं बट दिन पे प्रॉब्लम होता है। तो ये टॉपअप के साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो बेटर है ना, जब आप SIP कर रहे हो उसी समय टॉपअप टिक कर दीजिए, बंद करने का राइट। ऑप्शन आपके पास हमेशा है। अगेन दिस इज पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन है, बिल्कुल डिसिप्लिन है। इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। मैं आपको कह रहा हूँ, लोगों ने गोल्ड में पैसे बना लिए, FD में बना लिए, इक्विटी में नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि गोल्ड और FD में डिसिप्लिन दिखाते हैं, रियल एस्टेट में डिसिप्लिन दिखाते हैं, और इसमें इक्विटी में नहीं दिखाते हैं। डिसिप्लिन से सर याद आया, एक सेट ऑफ क्लाइंट है हमारा, कि उनका क्या होता है ना, वो 4 5 6 महीने में जज करने लगते हैं। अरे सर ये तो 5% से ही, बड़ा कोई मज़ा नहीं है, वो सेल कर देते हैं। 10 लाख 15 लाख 20 लाख, एक एक 5 5 करोड़ भी लगाने वाले लोग हैं। वो माइंडसेट है कि क्विक दिखना चाहिए। आपने बताया ना यहाँ पे इन्वेस्ट करो, हमने कर दिया, वो बढ़ा नहीं। फिर हम उनको बोलते हैं कि सर एक काम करो। 2 टाइप की हम एडवाइस देते हैं ऐसे लोगों को। पहले तो एक काम करो, पैसा निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 10,000 रहने दो, बाकी सब निकाल लो, या 1 लाख, तुमको जो भी लगता है वो समझो डूब गए, मुझे दिया आपने, वो रखो, और बाकी सब निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी 1 साल पूरा होता है ना, 1 साल के बाद सर मुझे प्लीज़ कॉल कर लेना, हम बोल देते हैं 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 6 महीने के बाद, तुमको जब लगे। अब जब वो कॉल करता है या हम उनको कॉल करते हैं 1 साल के बाद, तब हम उनको बता देते हैं कि ये 10,000 का ना 15,000 हो गया, या 12,000 हुआ, या 13,000 हुआ। ये 1 लाख 20 लाख 50 लाख या 1 करोड़ जो भी आपकी अमाउंट थी, ये यहीं पे होती तो इसकी ये वैल्यू हो जाती। तो अब आप मुझे बताइए, आपने जो निकाला था उसकी आज वैल्यू क्या है, मुझे ज़रा क्या है? दिखा दीजिए। मैंने आपको दिखा दिया, आप दिखा दीजिए। अब ये है पेशेंस। अगर आप डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट नहीं करोगे तो यही होने वाला है। दूसरा और एक हम क्लाइंट के साथ करते हैं, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं ना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है हमारी अभी, तो हमने प्लान तो दे दिया, इन्वेस्टमेंट तो हो गई। होने के बाद ये होता है कि वो बोलते हैं सर हमने देखो ये स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, ये ट्रिपल हो गया है 1 साल में, और आपका म्यूचुअल फंड 20% दे रहा है या 15% दे रहा है, अभी 30 40% तो दे ही रहा है पुराने 1 2 साल से, वो तो बढ़िया जा ही रहा है, बट फिर भी उनको 30 40% भी कम लगते हैं। अरे सर ये स्टॉक बाय कर लेते ना, वो तो मल्टी बैगर हुआ। तो अगर ऐसे स्टॉक तुम बाय कर लेते तो मेरा पैसा कितना गुना बढ़ जाता। ये फालतू में एडवाइस लेने के बाद भी ऐसे रिटर्न मिलेंगे तो फ़ायदा क्या है। तो ऐसे क्लाइंट को पहले से हम ये बोल देते हैं कि कितने रुपए लेके आए हो, तो वो बोलेगा कि 1 करोड़ लेके आया हूँ, उसमें से 50,000 या 1 लाख अपने पास रखो, तुम्हारा दिमाग चलाओ, जहाँ इन्वेस्ट करना है पहले तुम करो। ये पहला काम किया। बाकी 99 लाख रुपीज़ का मैं देखता हूँ, फिर हम डिस्कस करके इन्वेस्ट कर देते हैं। 1 साल के बाद 2 साल के बाद तुमको जब भी लगे रिव्यू कर लेना, तुम्हारा दिमाग कितना चला, हमारा दिमाग कितना चला, कौन सा बेटर है, उसके हिसाब से आगे जाके एक्शन ले सकते हो। क्योंकि एक एक्सपर्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें लगता है हमें सब कुछ पता है। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले भी हमने कुछ सारी चीज़ें डिस्कस करी, तो मुझे भी पता चला आपसे 4 नई चीज़ें। जब भी मैं आपके टाटा म्यूचुअल फंड में आता हूँ, यहाँ के फंड मैनेजर के साथ बैठता हूँ, उनके थॉट प्रोसेस देखता हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने 2 पॉडकास्ट किए, वहाँ पे एक ने बोला कि डिफेंस और उसके साथ साथ अपना रेलवे मुझे गड़बड़ लगता है, ये गिर सकता है, मैं बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। ये वर्ड्स थे लिटरली उनके। दूसरे फंड मैनेजर आए, उनका पॉडकास्ट हमने किया, और ये ऑन रिकॉर्ड है, दोनों पॉडकास्ट आप जाके देख सकते हो, ऑलरेडी वो एयर हो चुके हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो दूसरे ने बोला कि भाई साहब अभी वो शुरुआत हुई है, रेलवे ऑप्शन ही नहीं है, बहुत तगड़ा ग्रो होने वाला है। उसके साथ साथ डिफेंस इंडिया को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, क्योंकि 2 बड़े प्लेयर्स हैं, एक है चाइना और दूसरा अभी जो पुतिन साहब है वो तो खुद ही कंज्यूम करने में लगे पड़े हैं, तो वो खुद एक्सपोर्ट नहीं करेंगे अब, और चाइना पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, तो बचा इंडिया। सो इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाला है, साथ ही इंडिया खुद के लिए भी बड़े बड़े ऑर्डर्स देने वाला है। सो दोनों लोगों के अलग अलग विचार हुए, तो हमें इसमें से बहुत कुछ सीखना मिलता है, क्योंकि दोनों भी सीनियर फंड मैनेजर्स हैं। तो ये नहीं बोल सकते कि अरे इन्होंने तो ये बोला था, इन्होंने तो ये बोला था, दोनों भी ऐसे कैसे बोल रहे हैं। नहीं, दोनों की थॉट प्रोसेस अलग है, और वो सेक्टर ना चुनते हुए कहाँ पे जाना चाहिए वो भी उन्होंने बताया। मतलब ये अपने हाथ जैसा है, 5 उंगलियां अलग अलग है, इसीलिए हर एक का इन्वेस्टमेंट अमाउंट अलग है, होराइजन अलग है, गोल्स अलग है, इसीलिए उसके हिसाब से डिस्कस करके आपके लिए प्लान बनाना पड़ेगा। सो सर, रिटर्न का एक्सपेक्टेशन
क्या रखना चाहिए? आपको क्या लगता है किस प्रकार से अगर हम जाएंगे तो क्या हो सकता है? सी इसमें ना बड़ा वेग है। जैसे आपने अभी खुद कहा कि अगर किसी ने 40% रिटर्न दे रहा है, किसी फंड में 40% रिटर्न आ गया है, वो भी लोगों को कम लग रहा है क्योंकि उसने कहीं और गलती से देख लिया 45। इसको कहते हैं लॉस अवर्जन। तो लॉस अवर्जन मतलब पीपल गेट एंकर्ड टू सम नंबर, उसके बाद उसको कम रिटर्न, अगर मान लो मैं एंकर खुद को कर लूँ, कहीं मैंने 20% रिटर्न देखा है और उसके बाद 19% रिटर्न में भी मुझे लगेगा 1% का नुकसान हो गया है बिकॉज मैं 20 को एंकर्ड हूँ, राइट। इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए बिहेवियरल फाइनेंस में। जैसे मंकी एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, जहाँ दो बंदरों को दो एप्पल दिए जाते हैं, एक एक एप्पल दिए जाते हैं। एक खा लेता है, बड़ा खुश रहता है, दूसरा नाराज़ होता है। क्यों? क्योंकि दूसरे को जो एक को एप्पल दिया गया था, एक एप्पल दिया, दूसरे को दो दे के एक ले लिया। तो आइडियल उसके पास भी नहीं था, उसको एक मिला, उसको खुश होना चाहिए, पर चूंकि उसने दो देखा हाथ में, तो उसको लगा मैं एक लॉस पे हूँ। तो ऐसे ही ये इन्वेस्टर्स का होता है कि उसको मिला 20%, उसको मिला 15%, बट कोई कह देगा उसको 16 मिला, जिसको लगता है मेरा लॉस है। नहीं, खुद का पोलियो देख के नाराज होते हैं खुद सर। का ही देख के नाराज मिड, होते स्मॉल हैं। और लार्ज अगर आपने दे दिया, स्मॉल में ज़्यादा दिखते हैं तो क्लाइंट बोलता है यार ये बाकी बेच दो, इसमें लगा दो सारा पैसा। तो अगर लार्ज कैप ने फर्ज करो, अगर मैं हायर साइड में बोलता हूँ, लार्ज कैप ने 15 दिया, मिड ने अगर आपको 18 दिया और स्मॉल ने गलती से उस साल 22 दे दिया, तो अब उनको लगता है लार्ज बेकार है, जबकि वो 15% में भी एफडी का 3 गुना है लगभग। मैंने ऑन रोड प्राइस की बात कर रहा हूँ, एफडी का 3 गुना है। सो दीज आर लाइक वेरी, मेरा मानना है कि आप 12% मान के चलिए पोर्टफोलियो रिटर्न। उसमें कुछ स्टॉक्स आपको, कुछ फंड्स आपको ज़्यादा देंगे, कुछ फंड कम देंगे, कुछ डेट होंगे, कुछ बैफ होंगे, मिला जुला के पोर्टफोलियो 12% का रीजनेबल रिटर्न आप एक्सपेक्ट कीजिए। इसके ऊपर के रिटर्न्स जो है ना, वो अगेन वो आपका एडवाइज़र अपने स्किल से ला सकता है। एडवाइज़र के साथ भगवान का बैठिए, आशीर्वाद मान लो, आशीर्वाद enjoy भी करो। है और स्किल भी है। स्किल मतलब बेसिकली हाँ, क्लाइंट के लिए स्किल इन द सेंस, एडवाइज़र का स्किल ये आता है कि आपके गोल के हिसाब से वो आपको कैसे गाइड कर रहा है। दैट इज़ द ओनली थिंग, राइट। एडवाइज़र भी कोई भगवान नहीं है, बट उसके पास अनुभव है कि आपके लक्ष्य के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करा सकता है। वरना आप जस्ट सोचो, 40 म्यूचुअल फंड कंपनी है, हर किसी के पास मान लो 20 प्रोडक्ट भी हैं, तो 800 प्रोडक्ट हैं। आप करने जाओ डायरेक्टली इन्वेस्ट, कैसे करोगे? कौन सा चुनोगे? एडवाइज़र दिन रात यही करते हैं, उनको पता होता है। और एक और चीज़ है खास करके कि जो रिटर्न्स है ना, आपको लगता है कि 12% 15% से कितना फ़र्क पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, कोई अगर 30 साल का बंदा है, 25 साल का, 30, मैं 30 साल का लेता हूँ, सेफर साइड में। हमारे इन्वेस्टर्स कई उस एज में होते हैं जब होश आता है कि सेविंग्स करना चाहिए, और वो SIP करते हैं 10,000 रुपीज़ पर मंथ का, और कहीं उनको मिलता है 12% रिटर्न 30 साल में। अगर 12% रिटर्न 30 साल में मिलता है और थोड़ा सेफर साइड में मिल रहा है, तो उनका अकाउंट में समथिंग अराउंड 3.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस बनेगा। लेकिन अगर आशीर्वाद रहा, उनका रिटर्न थोड़ा रिस्क लिया, उन्होंने स्मॉल कैप में चल गए, अच्छा, और रिटर्न उनको मान लो 15 मिल गया, 3% तो 3% बढ़ा। तो आपको क्या लगता है, रिस्क के साथ 3% ही एक्स्ट्रा मिला ना? हाँ, सिर्फ 3%। मैंने रिस्क लिया, सिर्फ 3% मिला। बट अगर आप उसका इम्पैक्ट देखोगे उनके गोल पे, तो उनके 30 साल बाद उनके कॉर्पस में जो पहले 3.5 करोड़ मिल रहा था, अभी 7 करोड़ मिल रहा है, मतलब 100% है। तो आपने रिस्क सिर्फ 3% बढ़ाया, बट इम्पैक्ट जो है ना, वो 100% रहा। अमाउंट नहीं बढ़ाई, अमाउंट नहीं कुछ बढ़ाई, सेम है, सब सिर्फ कुछ फंड का नाम चेंज हुआ, हाँ, सीधा पैसा डबल हुआ। एग्जाम रिस्क सिर्फ 3% ही लिया आपने। अब इसको मैं 12 और 15 बोल रहा हूँ। अब एक फ़र्ज के लिए सोच लो, आपके FD में 7% भी मिलता है, और इक्विटी अगर आपको 10 भी देता है, तो FD और इसके रिटर्न में कितना फ़र्क आ गया? 3% नहीं, 100% का फ़र्क आ गया। सो वो नज़रिया आप देखते कैसे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से कई बार क्या होता है ना कि हम पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, हम चलो 20,000 तो विड्रॉ कर ले, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। नहीं, ये आपके गोल पे बड़ा इम्पैक्ट देता है। आप कभी ये सोचिए ना कि आप आज जो विड्रॉ कर रहे हो, आप सिर्फ अमाउंट विड्रॉ नहीं कर रहे हो, इस अमाउंट की पावर ऑफ कंपाउंडिंग की क्षमता भी विड्रॉ कर रहे हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई 20-22 साल का लड़का 20-25 हज़ार रुपये निकाल लेता है अपने कॉर्पस से ना, तो उसके रिटायरमेंट कॉर्पस पे 40-45 लाख का फ़र्क आता है। वाह, 20,000 की सीधा 40-45 मतलब वो उसने अगर रिटायरमेंट के लिए शुरू किया है, 20-22 साल का लड़का, अगर वो 20-25 हज़ार रुपये निकाल लेता है, तो उसके जस्ट कैलकुलेशन करके देखिएगा, रिटायरमेंट में 40-45 लाख का फ़र्क आता है। वाह, ग्रेट। तो सर, अगर चलो ये हम मान रहे हैं कि यहाँ तक मुझे समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग रन में बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है, तो इसका मतलब जो भी मैं अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ और जो भी मैं कमा रहा हूँ,
घर खर्चा छोड़ के मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं सारा पैसा इन्वेस्ट ही करता जाऊँ। एंजॉय कब करें हम? मतलब आप जो बोल रहे हो 30 की उम्र तक, 40 साल तक, वो 50-60, अब रिटायरमेंट तक आ गया। अब रिटायरमेंट को उसको मिल गया, चलो 20 करोड़ मिल गया, 50 करोड़ मिल गया, 100 करोड़ मिल गया, बट जब वो एंजॉय करने का टाइम था यंग एज में, तो अब एंजॉय नहीं किया। अब 100 करोड़ लेके क्या करूँ बुढ़ापे में? तो मेरा इसमें ये मानना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेमिनार ले रहा था, आई थिंक इट वाज इन बड़ौदा, 200-250 यंगस्टर्स थे, 21-22 साल के थे। तो ऐसे मैंने एक से एट रैंडम पूछा कि महीने में कितनी बार आउटिंग पे जाते हो? तो कहा कि मैं 4 बार जाता ही हूँ, एटलीस्ट सैटरडे संडे जाता हूँ। अपोलो टायर्स में शायद काम करता था, मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स थे। तो मैंने कहा कि एक बार आउटिंग पे जाते हो कितना खर्च होता है? तो कहा सर 1000 रुपये हो जाता है। तो मैंने कहा कि एक आउटिंग कम कर सकते हो, 4 है ना, 3 जाओ, 3 बार जाओ, एक आउटिंग कम कर लो, वो 1000 रुपये डाल दो SIP में। आज तुम 22-23 साल के हो, ये एक आउटिंग तुम आज कम करते हो तो आपका रिटायरमेंट में सीधा आपको लगभग 60-70 लाख का फ़र्क पड़ जाएगा। तो हमने आपको एंजॉय करने मना नहीं किया, आप सिर्फ थोड़ा कट कर लो। हर एक चीज़ लिमिट में होनी लिमिट चाहिए। में होनी चाहिए ना, वरना अगर 1 चम्मच चीनी खाते हो, मैं बोलूँगा 20 चम्मच खाओ रोज। पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। सीधा ऊपर चला जाएगा वो बंदा कुछ ही दिनों के अंदर, क्योंकि एक लिमिट होता है, हर एक चीज़ उस लिमिट में होनी तो चाहिए। बैलेंस होता है, तो एंजॉयमेंट से मना नहीं करता, यू हैव टू, अदरवाइज इसकी कोई लिमिट नहीं है ना। आप अगर आप 4 क्यों, आप 10 बार जाओ, पूरी सैलरी उड़ा दो। बोलोगे प्राइवेट जेट चाहिए। इस के अब अभी एक मुझे कोई मेरे पास आया, एक यंग लड़का था, बोला मुझे गाड़ी लेनी है। तो ही वॉज, उसकी अर्निंग कुछ लाख रुपए के आसपास थी। मुझे गाड़ी लेनी है। मैंने बोला कौन सी पसंद है? तो कहता मुझे तो स्कॉर्पियो एन पसंद है। तो मैंने कहा कि क्यों? बोला टशन है गाड़ी में, स्टाइलिश गाड़ी है, हेवी गाड़ी है। मैंने बोला शादी होगी? बोलते नहीं अभी नहीं हुई है। मैंने बोला तो फिर तेरी ज़रूरत क्या है स्कॉर्पियो एन की? 7 सीटर है वो, क्या ज़रूरत है तुम्हारी? तुम्हारी टाटा की जो 10 लाख में गाड़ी आती है, 7 लाख में गाड़ी आती है, उससे काम चल जाएगा। तो ऑफिस जाके आना है ना। बोलता नहीं बट मुझे वो अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अभी अगर तुम आधे, वो जो 25 लाख की गाड़ी आती, तुम 10 लाख की गाड़ी से काम चलाओ। बाय द टाइम तुम्हारी फैमिली हो गई, किड्स हो गए, 7 सीटर की ज़रूरत पड़ेगी, तुम ये क्या, तुम और बड़ी मर्सिडीज ले सकते हो। तो अभी एक्स्ट्रा लाइबिलिटी क्यों लेना? ले लोगे फिर बाद में तुमको लगेगा कि मैं एक्स्ट्रा ढो रहा हूँ, माइलेज कम है, पार्किंग के चार्जेस, मुंबई में तो पार्किंग भी वो एक्सपेंसिव तो गाड़ी लेना मतलब पाप है यहाँ सो पे। उसको समझाया मैंने। और एक्सेल पे संकेत भाई, इस पे ना मैं यंगस्टर्स को, आपके जो भी व्यूअर्स हैं उनको कहूँगा कि कभी भी कोई भी अगर दुविधा में हो ना, एक्सेल पे बैठ जाओ, एक्सेल पे लेके बैठ जाओ, सब क्लियर हो जाएगा। मैंने उनको दिखाया आपका लाइफ में टाटा पंच वर्सेस स्कॉर्पियन, आप अगर चॉइस लेते हो, ये चॉइस आपको लॉन्ग टर्म में कितना इम्पैक्ट करेगा। एंड उसको मैंने कैलकुलेशन के हिसाब से दिखाया कि आज का चॉइस, जब उसकी फैमिली, उसके बच्चे 7-8 में पढ़ते रहेंगे, ही विल बी ड्राइविंग मर्सिडीज विद देम। सिर्फ ये चॉइस है, आगे जो फ्यूचर अर्न कर रहा छोड़ दो, ये जो उसने बचाया पैसा, इसी पैसे से जब उसको एक्चुअल ज़रूरत पड़ेगी 7 सीटर की, तो बहुत बढ़िया 7 सीटर लेगा। और अभी जब वो ले रहा है तो उसको ज़रूरत नहीं है, जब उसका काम चल सकता है। इसका मतलब सिंपल है कि उसके बच्चे ने पुरानी स्कॉर्पियो एन में घूमना है, हाँ, या नई मर्सिडीज में घूमना है, वो अभी उसको चूज करना पड़ेगा। एकदम सही तरीके से आपने रखा। उसमें मेरा भी सर यही हुआ कि जो एक्सपीरियंस है ना, मेरा खुद का भी है, क्लाइंट का भी है, जब आपके पास बड़ी अमाउंट आ जाती है तब आपकी सोच भी बड़ी हो जाती है। क्योंकि मेरे खुद के पास फॉर्च्यूनर है, मेरा सपना था लेना है, वो मैंने ले ही लिया मतलब मैंने वो सोचा नहीं, मैंने वो ले लिया है। बट उसके बाद मैंने प्लान किया कि एस क्लास लेनी है, तो हम गए शोरूम में, ट्रायल ले ली, सब कुछ ले लिया, और मतलब लेना ये डन करके ही आना, ये दिमाग में था। मैंने ट्रायल ले ली, सब कुछ हो गया, सी क्लास ट्रायल ले ली, BMW के कुछ मॉडल्स मैंने ट्राई कर लिए, और घर में आने के बाद लगा अबे यार, तो ये है जो कार वो कितना चलाता है। आज मैं खुद जो आया हूँ ना, अभी आपके पास मैं मुंबई में आया हूँ, मैं खुद रेंटेड कार लेके आया हूँ ड्राइवर के साथ। मैंने सोचा क्यों अपनी कार निकालनी है, क्यों मुझे ड्राइविंग करना है, नहीं मैं पीछे आराम से बैठूंगा, वो ड्राइवर लेके आ जाएगा। हमारा ड्राइवर नहीं था इसीलिए मेरे कार के लिए आज, तो मैंने सोचा कि चलो मेरी कार भी नहीं लेते, सीधा रेंटेड कार लेके आ जाते हैं। तो बाद में आपकी सोच इतनी सटल हो जाती है ना कि क्यों खामखा 2-4 करोड़ उड़ाने, जिस जगह पे उड़ा के कोई इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलने वाला। मटेरियलिस्टिक चीज़ से होता क्या है, 10-15 दिन सुकून आ जाता है कि बढ़िया से घुमाओगे कार, इधर उधर जाओगे। तो मैंने और एक चीज़ नोटिस करी है सर मेरे ही बिजनेस में,
कि हमारे यहाँ भी होता है कि बढ़िया कैमरा ले लेते हैं, इक्विपमेंट्स ऐड कर लेते हैं। अब ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, समझो ये 10-10 लाख के कैमरे हमने लगा दिए, ये करो वो करो, वो लगता है कि और अपग्रेड करते हैं। बट हमने रिवर्स इंजीनियरिंग किया, कैलकुलेट किया कि सर एक सेटअप ये पॉडकास्ट का बनाने के लिए मुझे खर्चा जो आता है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 20-25 लाख रुपए आ रहा है। अगर मैं ये चीज़ें रेंट आउट करता हूँ तो 10-15 हज़ार में आ जाती है। अच्छा, मैं पॉडकास्ट कितने करता हूँ? हार्डली महीने में 1-2। अब 2-4 हज़ार चला जाए महीने में, कोई दिक्कत नहीं है। ये अमाउंट मैं एफडी भी कर दूंगा ना, तो उससे ज़्यादा मुझे रिटर्न आएगा सिर्फ ब्याज। मेरी कंप्लीट अमाउंट वैसे ही रह जाएगी। सो पहला थॉट प्रोसेस कम से कम हमें ये करना चाहिए। चलो कोई भी चीज़ लेने के लिए मना नहीं है किसी को भी, आपका पैसा आप कैसे भी एंजॉय कर सकते हो। सिर्फ एक बार एक्सेल खोलो, एक्सेल चलाना नहीं आता तो मैथ्स एक सिंपल पेपर लो, पेन लो, उस पर लिखो अगर मैं ये करूँगा तो होगा क्या। वो सेम चीज़ रेंट पे लाके एक बार ट्राई करके देख लो, तो खुद से अपना सब जो भी दिमाग में कचरा भरा है वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। सो जितनी बड़ी इनफैक्ट वेल्थ बनती है ना, जब तो आप कह रहे हो सेटल होता एक्सेल है। पे आप पेन और पेपर पे लेके बैठोगे ना, तो एक्चुअली मैंने देखा है कई लोग जब पेन पेपर पे लेके बैठते हैं तो जिस चीज़ को वो एसेट में डाल रहे थे वो लाइबिलिटीज में पहुंच जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत ज़रूरी है। एंड ये आपके व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा, आज की जनरेशन एज वेल एज लाइक अगर हम कंपेयर करेंगे हमारे मॉम डैड के जनरेशन में, उस समय सेविंग्स बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी। क्योंकि एक तो बहुत ग्रेटिफिकेशन नहीं था, ये मॉडल आ गया वो मॉडल आ गया, ये खर्चे नहीं थे, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सेव करते थे, वो सेविंग्स करते थे और सेविंग्स लॉन्ग टर्म की होती थी। ये गलत है कि वो एफडीज़ में करते थे, पीपीएफ में करते थे। अभी जो है ना, जो आपने कहा ना तुम्हारा पैसा है, तुम जहाँ मर्जी इन्वेस्ट करो, नहीं, इन यंगस्टर्स का अपना पैसा नहीं है। ये जो इजी मनी आ रहा है ना लोन से, ये पैसा इनका नहीं है, पैसा बोरोड है, और उसके साइकिल में ये फंसते हैं अपनी कमाई डाल के। तो एस्पिरेशन, जब बोरोड मनी आपके पास आता है तो एस्पिरेशनल वैल्यू पे आप जाते हो जो आपकी नेसेसिटी नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा ये बोरोड मनी पे आप स्कॉर्पियो एन ले रहे हो, खुद का लगाना हो तो आप पंच लोगे। और ये बोरोड मनी का जो बर्डन है ना, वो बर्डन इतना हैवी है कि पूरी ज़िंदगी आपको इम्पैक्ट करता है। उसके बजाय बोरो मत करो, आप जितना है उसमें काम चला लो, एंजॉय भी कर रहे हो ना। लाइफ यंग हो, 21-22 साल उम्र है, टाटा पंच में क्या प्रॉब्लम है? आपको क्यों बड़ी गाड़ी चाहिए 7 सीटर की? और वो ट्रैप में ना फंसो और सेविंग्स करो और बाद में अपने एस्पिरेशंस पूरे करो। तो बैलेंस हैज टू बी देयर। इस पे भी मेरा एग्जाम्पल है। जब छोटा था ना, मैं हर बार मेरी दादी को बोलता था, मतलब मेरे पिताजी के पास सिर्फ साइकिल थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। मैं बार बार दादी को मेरे बोलता था, अरे यार एक कम से कम एक अच्छी सी बाइक तो ले लेते मेरे पिताजी, कहीं तो खर्चा करने के लिए बोलो, लोन वगैरह लेके। तब वो बोलते थे कि बेटा इतना ज़्यादा पैसा स्पेंड करके कोई फ़ायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है। जब मेरी बेटी आज बोलते हैं ना कि पापा ये तो ले लो, ये 50,000 की चीज़ है, ये ले लो 50,000, मेरी बेटी ऐसे बोलती है 50,000 का ये ले लो ना, तो उसको उस पैसे की अहमियत पता नहीं है। अभी तक उसको वैल्यू नहीं है उसके। हाँ छोटी है वो, 6 साल की। बट जब मैं छोटा था तब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे पापा को क्या लगता होगा कि मैं अगर उनको बोलता था कि उनकी 2-4 महीने की कमाई एक ही टाइम में उड़ा दो, हाँ ले लो ना, कौन सी बड़ी बात है। तब जब मेरी बेटी अब वो बोलती है ना, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये ऐसा होता नहीं है। सो सबको क्या लगता है, अपने माँ बाप गलत होते हैं, राइट, उस एज में। तो सेम इन्वेस्टमेंट का भी वैसे ही होता है। जब उम्र बढ़ जाती है ना, तब पता चलता है कि यार मैंने सही डिसीजन लिए होते ना, कुछ अलग ही मैं कर पाता। मतलब बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर है सर हमारे पास, जो आज भी हमें बोलते हैं कि सर आप हमें बहुत लेट मिले हो, अगर 5-10 साल पहले मिले होते हम कहीं के कहीं हो जाते आज। मतलब उतनी बड़ी वेल्थ ऑलरेडी हम जनरेट कर पाते। तो ये थोड़ा सबको एक एनालाइज करना होगा। मैं बोल रहा हूँ कि शुरुआत बड़े अमाउंट से मत करो, नहीं करना है ना मत करो। आप आज नहीं के लेवल पे हो, कम से कम 10,000 लगा दो, आपका भले ही 10 करोड़ का इनकम हो, वो 10,000 का क्या होता है एक बार देखो, 6 महीने में 1 साल में ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मुझे और इसको बढ़ाना है। तो एक बार सर कैलकुलेशंस हम देखते हैं क्या हो सकता है। एक्सेल में देखिए कि मैंने एज लिया है 25 साल किसी इन्वेस्टर का, और रिटायरमेंट एज 60 लिया है, और रेट ऑफ रिटर्न अज्यूम किया है 12% पर एनम। वो कुछ भी हो सकता है, हाँ, मतलब कुछ 10 भी हो सकता है और 20, 25, 30 भी हो सकता है। 12% मैंने सेफर साइड में अज्यूम किया है। सेंसेक्स रिटर्न वैसे लास्ट 40 सालों में CAGR 16 रहा है, बट मैंने 12% अज्यूम किया। इन्फ्लेशन 5% अज्यूम किया। और मैं सोचा कि SIP 2500 लेते हैं महीने का, 2500 कोई भी कर सकता है 2500 के हिसाब से।
तो अगर कोई SIP 2500 की लेता है तो फ्यूचर वैल्यू मैंने निकाला है, कॉर्पस जब वो रिटायर होगा एट द एज ऑफ 60, वो आएगा 1,60,77,399, मतलब लगभग 1.5 करोड़ से 1,60,00,000 के आसपास कॉर्पस आ जाएगा उसका, राइट। उसकी उम्र है 25। अब जैसा आपने कहा अभी कि आपके कई लोग मिलते हैं, क्लाइंट मिलते हैं कि कहते हैं कि थोड़ा पहले मिले होते, तो मैं इनको देखता हूँ, ये जो 25 साल के सज्जन हैं ये अभी मिले हैं मुझसे, अगर ये 5 साल पहले मिले होते तो मैं इनकी उम्र करता हूँ 20। ओके। तो अगर वो 5 साल पहले मिले होते तो उनका कॉर्पस बनता 2.94 करोड़। सेम चीज़ अगर 5 साल पहले उन्होंने शुरू किया होता। अब प्रॉब्लम क्या है, मतलब अभी शुरू किए थे 25 साल की उम्र में तो उनका बनता 1.6 करोड़, लेकिन अगर वो 5 साल पहले शुरू किए होते तो उनका बनता 2.94 करोड़, लगभग ऑलमोस्ट डबल के आसपास। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये 5 साल पहले अब वो जा नहीं सकते, है ना। तो कहते हैं इंग्लिश में कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ मैंगो ट्री टू ईट फ्रेश मैंगोज, इट वाज 25 ईयर्स बैक। अब 25 साल पहले आपने किया नहीं, व्हाट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट टाइम, इट इज़ टुडे। आज करो, कम से कम 25 साल बाद तो मिलेगा अगर, राइट। तो अब देखिए कि अगर वो आज शुरू करते हैं तो चलो उनको 1,60,00,000 उनके कॉर्पस में आ सकता है, बट उन्होंने सोचने में मान लो 5 साल और निकाल दिए, तो मैं देखता हूँ 30 साल के बाद, 30 साल के बाद उनको लगेगा सिर्फ 87 लाख बनेगा। मतलब ये जो 5 साल जो उन्होंने डिले किया ना, इससे 50% हो जाएगा। तो जितनी जल्दी स्टार्ट करो उतना बेहतर है, और इसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग को कोई बीट नहीं कर सकता है। इसलिए ये यंगस्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने कहा कि 100 रुपया, 500 रुपया, वॉट एवर अमाउंट सेव करो, और ये मैं 2,500 अगर महीने के बता रहा हूँ तो इक्वल टू 2,500 डिवाइडेड बाय 30, दिन का सिर्फ 83 रुपया। वाह, 15 जो रुपये हम का चाय पीता है तो ऐसे 4 ही चाय, उड़ा देते हैं हम लोग। 4, हाँ। समझ में भी नहीं आता है, 83 रुपये क्या है दिन में, कुछ आप भी नहीं है। दोस्तों के साथ गए 3 चाय पिए तो निकल गया। बिल्कुल। दिन का 83 रुपये अगर आप बचाते हो तो आपके रिटायरमेंट में 1,60,00,000 ऐड हो जाता है। संकेत भाई, ऐसे 83 रुपये आप आज बचा रहे हो सकता है पॉडकास्ट के बाद, इसके बाद कई 83 रुपये बचाओगे तो कई 1 करोड़ ऐड होंगे बिल्कुल कॉर्पस पे, और मेरा एक्सपेक्टेशन है सारे लोग ये करें आज से। आज अगर आप 2,500 बचा रहे हो, 83 रुपये डेली बचा रहे हो सेविंग्स का, तो आपका कॉर्पस 1,60,00,000 बढ़ता है। लेकिन ऐसे ही अगर आप बढ़ाते गए, आने वाले समय में आपकी इनकम बढ़ेगी और 83 बढ़ाते गए तो आपके कॉर्पस 1-1 करोड़, 1.5 करोड़ बढ़ते जाएंगे। मैंने एक रफली एग्जाम्पल बना, 83 रुपीज़ पर डे में आप 1.5 करोड़ के मालिक बनोगे। वाह, राइट। तो ये थोड़ा सा समझना होगा, और ये आज से शुरू कर रहे हो तो और डिले करते गए तो हमने कॉस्ट ऑफ डिले देखा कितना ज़्यादा होता है। राइट। तो कल कभी आता ही नहीं है, कल इसीलिए नहीं आज आएगा से ही कभी, शुरू करना है आपको। सोचते। और कई लोग होते हैं कि हम सोचेंगे, रिसर्च करेंगे। मुझे कई यंगस्टर्स मिलते हैं, मैं रिसर्च करके देखूंगा। आप रिसर्च करने में कम से कम 5 साल लगाओगे, क्या होगा, कर लो ना, छोटे अमाउंट से कर लो, कम ज़्यादा होगा बट शुरुआत तो करो। और नहीं समझ में आ रहा है, एडवाइज़र की मदद ले लो। तुम रिसर्च सोचो ही मत, क्योंकि तुम रिसर्च करने पे लगोगे ना तो रिसर्च करने वाला क्या करेगा, मतलब वो अपना काम ही नहीं है और अपनी एक्सपर्टीज भी नहीं है, और करोगे तो भी वो गलत ही करोगे, बिकॉज उतनी एक्सपर्टीज है ही नहीं, अपने पास टाइम भी नहीं है, और खुद का बिजनेस वेस्ट करके बैठोगे। घर पे अगर प्लम्बिंग का काम होता है तो क्या आप रिसर्च करते हो कि प्लम्बिंग कैसे करना है, या एक्सपर्ट को बुलाते हो? एक्सपर्ट को बुलाते हैं। हेल्थ का इश्यूज होता है, डॉक्टर के पास जाते हो, बट फाइनेंशियल डॉक्टर से क्यों भागते हो? एग्जैक्टली, वो बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ ना कि हमारे पास मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के भी पास जाओ, बट प्रॉपर एडवाइस लो, 1-2 जगह पे जाओ, नॉलेज लो, समझो उसको कितना नॉलेज है। और दिक्कत ये भी है सर, बहुत सारे ऐसे एडवाइज़र भी है जिनको पता ही नहीं है एक्चुअली क्या चल रहा है मार्केट में, और तो वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा सामने वाले बंदे को जेन्युइनली नॉलेज है या नहीं है, क्योंकि वो आपको क्या बोल रहा है। अगर आपको देखते ही वो कुछ बोलने लग जाएगी, आप ये करो वो करो ऐसे ले लो छोड़, नहीं। अगर वो प्रॉपर डेटा आपका ले रहा है और डेटा के हिसाब से आपको सोल्यूशन दे रहा है, देन एंड देन ओनली आपकी वेल्थ बन सकती है। हाँ, तो इस पे संकेत भाई, जैसे मैं आपके व्यूअर्स को एक बताना चाहूँगा कि बड़ा सिंपल रखिए अप्रोच। आप जिस प्रकार से डॉक्टर चुनते हैं ना, वैसे ही फाइनेंशियल डॉक्टर चुनते हैं। फैमिली डॉक्टर, फैमिली एडवाइज़र, फाइनेंशियल डॉक्टर कहता हूँ मैं आप लोगों को। रीज़न ये है कि आप डॉक्टर कैसे चुनते हो, उनकी प्रैक्टिस कितनी चल रही है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, पढ़ाई कहाँ से किया है,
और क्या क्वालिफिकेशन है, कितना क्लाइंट बेस है, कितना, ये सब देखते हो ना, डिग्री कितनी लगी है। बस फाइनेंशियल डॉक्टर पे ऐसे ढूंढिए, कितने साल से काम कर रहे हैं, कितने परिवारों को केटर कर रहे हैं, क्या इनका एक्सपर्टीज़ है, क्या इनकी नॉलेज है। आपको डिफरेंस, जैसा आपने कहा राइटली, वो दिख जाता है। हाँ, छोटा मोटा काम कराते हैं आप, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो नया फाइनेंशियल एडवाइज़र बना है वो बड़ा नहीं बनेगा, बनेगा, वो भी करेगा, तो उनसे भी आप काम करा सकते हैं। जैसे आप सिंपल सा काम कुछ करना है, छोटा मोटा काम करना है, बट आपको एकदम फुल फ्लेजेड एडवाइस चाहिए, तो लेट दैट न्यू एडवाइज़र ग्रो, और यू गो टू अ ग्रोन अप एडवाइज़र। तो ये आपको लेके चलना पड़ेगा। और मैं मेरा नाम जपने के लिए बोलता हूँ सर लोगों को, मेरे जो भी क्लाइंट है ना, हाँ। मेरा सरनेम आउटे है, ओ। बार बार आउटे बोलने का, AWATE। रीज़न पता है? हाँ। ए का मीनिंग होता है आस्क, ओके। आपको जो चाहिए पहले आस्क करो। W, व्हाट यू वांट, वांट। वो तुम आस्क करोगे। AWATE, ए का मतलब है एक्शन लेना है आपको। अच्छा। व्हाट यू वांट, वो आपने आस्क किया, फिर उसके ऊपर एक्शन लिया, फिर वो टेक टाइम लेना है, टेक। टेक। और लास्ट में आता है इम्यूलेट, रिपीट करो। ओके। जो चाहिए मांगो, वो फिर आप उसके ऊपर एक्शन ले रहे हो, जो भी वांट्स है आपकी, उसके बाद में उसको रिसीव कर रहे हो और फिर उसको रिपीट कर रहे हो। लोगों के गोल ही नहीं है, कहाँ पहुंचेगा वो? मतलब हाँ, 1,000 की SIP है, 10,000 की, 1 लाख की भी SIP, भाई तुमको पहुंचना कहाँ है? यही नहीं है, मुझे क्या चाहिए पता ही नहीं है। इसीलिए लोगों का सवाल ये आता है ना कि भाई साहब अभी इन्वेस्ट करते ही रहेंगे तो फिर एंजॉय कब करेंगे? एंजॉय का मीनिंग क्या है? मेरे बहुत सारे क्लाइंट है सर, रिटायर्ड क्लाइंट है, तो रिटायरमेंट के पहले वाले क्लाइंट है, उनका प्लान है 2 बार फॉरेन ट्रिप करूंगा ही करूंगा साल में, 2 बार डोमेस्टिक फ्लाइट लूंगा ही लूंगा साल का, या 3 बार डोमेस्टिक फ्लाइट लूंगा ही लूंगा। अब उसके भी हमने प्रॉपर प्लान बना के रखे उनके लिए कि तुम कितना भी घूमो, कुछ भी करो, पैसा ख़त्म नहीं होना चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल मैं क्या देता हूँ, आपका जो पैसा है ना, उसको घर की टंकी समझो, फुल होनी चाहिए। तुमको नहाना है, 1 बकेट निकाल लो, पीना है 1 गिलास निकाल लो, सो दैट वो टंकी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अगर तुम टंकी में पानी नहीं रखोगे तो कैसे एंजॉय कर पाओगे? तो पहले उसको भरने का सोचो, बाद में निकालने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, तो पहले भरना चाहिए। सो आपके क्या व्यूज़ है इसके ऊपर? बिल्कुल सही है। और आपने जो कहा कि फाइनेंशियल प्लानिंग एंड ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अभी नया कंसेप्ट चल रहा है। जनरेशन में भी बहुत बदलाव आ रहा है। अभी की जो जनरेशन है ना, जेन जी, इनका थोड़ा सा लाइफ में एक्सपीरियंशियल जो अनुभव है ना, उसके पीछे जाते हैं। तो मैंने कई यंगस्टर्स से, मेरी बेटी खुद इस जनरेशन की है, तो जब इंटरेक्ट करता हूँ तो मालूम चलता है कि इनको गाड़ी नहीं खरीदनी है, इनको महंगे फ़ोन नहीं लेना है, बट इनको जाके बंजी जंपिंग करनी है। ये कहते हैं कि मैं अभी बंजी जंपिंग नहीं करूँगी तो आपके एज में तो कर ही नहीं पाऊँगी। और मुझसे पूछते, पापा आपने कभी किया बंजी जंपिंग? मैंने कहा मैंने कभी नहीं किया। बोला अब नहीं कर पाओगे, आपको करना था जब आप गाड़ियाँ खरीद रहे थे, आप मोबाइल फ़ोन ले रहे थे, आपको कूदना था। तो इनका ना बहुत व्यू चेंज हो रहा है। तो इनके जनरेशन के हिसाब से ना एक फाइनेंशियल प्लानिंग से एक ऊपर कॉन्सेप्ट आ गया है लाइफ प्लानिंग। तो हमको मर्ज करना पड़ेगा फाइनेंस और लाइफ को, कि लाइफ के आपको डिफरेंट स्टेजेस की डिफरेंट ज़रूरतें हैं। तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग अपने एडवाइज़र के साथ बैठिए और अपनी लाइफ की प्लानिंग से मर्ज कीजिए कि आपको लाइफ में क्या करना। आपको घूमने का बहुत शौक है, तो आप घूमने के शौक के लिए प्रोविज़न बनाइए, बट यू विल हैव टू कट डाउन ऑन समथिंग एल्स। फिर आप गाड़ी चेंज करने का शौक साथ में नहीं रख सकते, आपको वहाँ कट करना पड़ेगा। फिर आपको थोड़ा आउटिंग खाने का कम करना पड़ेगा। तो आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको जो आपने कहा ना, एन्जॉयमेंट बड़ा ब्रॉड टर्म है, राइट? बट उसको आपको तोड़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा एक्चुअली क्या एन्जॉयमेंट है, क्या नेसेसिटी है, क्या आपकी लाइफ का पार्ट है, और फिर लाइफ को प्लानिंग करना पड़ेगा। एक क्लाइंट मुझे मिले थे तो कह रहे थे कि मैंने बहुत सेविंग्स की, अब पछता रहा हूँ। मैंने कहा, मैंने पहले बार बंदा को देखा सेविंग्स किया पछता रहा है। कहता है कि मैं 60 का हूँ, 30-35 करोड़ रुपए सेविंग्स कर लिया मैंने, दोनों बच्चे गूगल में हैं, US में सेटल हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं, उनको पैसे नहीं चाहिए, और मैंने बहुत सारे एस्पिरेशंस अपने मार लिए। अब वो मैं कर नहीं सकता बिकॉज एज ऐसी होगी, तो क्या करूँ इन पैसे का। तो अगर मुझे कोई सही में लाइफ प्लानिंग किया होता तो मैं लाइफ एंजॉय भी करता, बैलेंस भी करता, आज इतना कॉर्पस रहता कि मैं। तो इसीलिए आपकी बात मुझे अच्छी लगी कि आपको एंजॉय भी करना है, बट एंजॉयमेंट हैज़ टू बी डिफाइंड। करेक्ट कि आप कितना लिमिट है, वही उसी को ही गोल में डालो। एग्जैक्टली। तो वो भी आपकी लाइफ का गोल होगा। जब हम गोल प्लानिंग की बात करते हैं, वो भी आपके गोल का हिस्सा होगा। हाँ, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, मिड टर्म गोल, वो सारे होंगे और उसी से ही आपका प्लान बनेगा। बट यू कांट हैव ऑल।
एग्जैक्ट। आपको बैलेंस, इसको मेंटल अकाउंटिंग कहते हैं कि नहीं, आपको वो बैलेंस रखना पड़ेगा। एक्सेल आपकी बता देगी ये एरर आ रहा है, एग्जैक्टली, मैच ही नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली, मतलब आप 1 लाख कमा एग्जैक्टली। रहे हो और 2 लाख का गोल रख रहे हो, ये एकदम इम्पॉसिबल है। एकदम बहुत सही बोला आपने। इसी में फेलियर होता है यंगस्टर्स का, करेक्ट है। फाइनेंशियल फेलियर जो हो रहा है इसी में हो रहा है। एंजॉयमेंट के नाम पे दे वांट एवरीथिंग। उनको बड़ी गाड़ी भी चाहिए, उनको आईफोन भी चाहिए, उनको करेक्ट। फॉरेन ट्रिप भी चाहिए, उनको आउटिंग भी, रेस्टोरेंट में और भी जाना ये है। सब लेने के बाद आपका पूरा दिन जाने वाला है, इनकम बंद हो गया। इसका मतलब ये सब एंजॉय कब करोगे? दिन भर घर में बैठ के एंजॉय करना पड़ेगा या घूम के एंजॉय करना पड़ेगा, काम बंद हो गया, मतलब इनकम बंद हो गया। तो ये बैलेंस्ड होना चाहिए। और सबसे सर दिक्कत ये है ना, 2 कैटेगरी के लोग अभी बन चुके हैं। एक तो एक्सट्रीम उनके बहुत बड़े बड़े गोल्स है कि भाई मुझे टाटा बिरला अदानी अंबानी बनना है, और दूसरा जो है ना, चलो भाड़ में जाए दुनिया, जो आ रहा है मैं एंजॉय करूँगा, आराम से बैठा रहूँगा घर में। तो बीच वाली कैटेगरी गायब ही हो चुके हैं ऑलमोस्ट। कि हमें लोग आके बोलते हैं सर 10 साल में रिटायर्ड होना है, 5 करोड़ चाहिए या 2 करोड़ चाहिए, आधा पैसा बिजनेस में डाल दूंगा, बिजनेस ग्रो कराता रहूँगा, आधा पैसा बच जाएगा, इन्वेस्टमेंट कर लूँगा। तो मतलब इस लेवल की सोच अभी चल रही है, और एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं लोगों के। तो इसमें थोड़ा सा मतलब हमको गाइड करना पड़ेगा लोगों को स्मार्ट गोल की तरफ। जो सुना हम सब ने है, बट कितने लोग एग्जीक्यूट करते हैं? गोल शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। अगर आपने 5 फिल्टर लगा दिए तो आपके गोल अपने आप सेट हो जाएंगे। हम कभी भी किसी गोल, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कहा टाटा बिरला बनना है, अब आप स्मार्ट में फिट करो, क्या अचीवेबल है, क्या रियलिस्टिक है, क्या टाइम बाउंड है। टाटा बिरला बनना है, कब? जब आपकी उम्र 120 साल रहेगी, तो बन के भी क्या करोगे, राइट? तो आप अगर इन चारों फिल्टर पे डालोगे ना, तो बहुत रियलिस्टिक हो जाएगा और फिर आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से मैच होगा। आता है, ये प्रॉब्लम्स आएंगे, यंगस्टर्स भी आएंगे, बट मेरा वही है कि एटलीस्ट ये भी गोल्स, हाई एस्पिरेशनल गोल्स भी सोच रहे हैं ना, उसके लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं तो भी ठीक है। एटलीस्ट शुरुआत तो कर रहे हैं। कहते हैं ना, मिल ही जाएगी मंजिल हमें भटकते ही सही, गुमराह तो वो वजह घर से निकले ही नहीं। तो ये शुरुआत तो करें। करेंगे सर। मतलब मेरे हिसाब से जिस तरीके से अब लोग सोच रहे हैं ना, बढ़िया सोच रहे हैं। मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहता कि वो गलत सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी ट्रैक पे आ रहे हैं, इसीलिए हम फाइनेंशियल अवेयरनेस फैला रहे हैं, चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, आप जैसे एक्सपर्ट लोगों को हम ला रहे हैं। उसका रीज़न ही वही है कि लोग कुछ ना कुछ और बेटर खुद की लाइफ को बना पाए, अच्छा खासा कॉर्पस बना पाए। क्योंकि मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं लोगों को बोलता हूँ, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो लिख के रखो। जो भी उसमें से प्रॉब्लम्स होंगे, मोर देन 50% प्रॉब्लम जो भी है, वो आपके फाइनेंस की वजह से, पैसों की वजह से है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो लिंक हो जाता है, तुमने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसे वैसे। हम खुद को शाम को बोलेंगे यार मैं ये एंजॉय ही नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ मनी। तो वो प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, उसको पहले सॉल्व करना होगा, और बाद में सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन अपने आप निकलते जाएंगे। सो थैंक्स फॉर द योर टाइम सर, बिकॉज आपने बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लोगों को दी है। सारे लोग भी डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो भी सर को क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सेकंड पार्ट सर के साथ हम जल्दी प्लान करने वाले हैं। आई होप सो कि सर सेकंड पार्ट के लिए एग्री हो जाएंगे। मोर देन हैप्पी। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच सर। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।